शीर्ष स्तर के विंग सूट पायलट अभी भी क्यों मर रहे हैं? ये नौसिखिए नहीं है, ये खेल के सबसे ज्यादा पुरस्कृत पायलट हैं। उनके पास बेहतर सूट है, बेहतर मौसम ट्रैकिंग, अब तक की सबसे बेहतर तकनीक। तो समस्या उपकरणों में नहीं है। इस चरम खेल में आपको इसे सही करने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है। दुनिया में सबसे अच्छे होने पर भी कभी दूसरा मौका नहीं मिलता। 5 जनवरी 2026 एक रेड बुल से जुड़ा विंग सूट पायलट टेबल माउंटेन की चोटी के किनारे कहीं खड़ा है। केप टाउन। सूट पहन लिया, गॉगल्स नीचे कर लिए। वह ये खेल इस दुनिया में मौजूद लगभग हर किसी से बेहतर जानता है। ये बस एक और सामान्य छलांग है। वह उड़ान भरता है। 33 दिन बाद फ्रेंच आल्प्स में 2 बार के विश्व चैंपियन हेलीकॉप्टर से 16,000 फीट ऊंचाई पर माउंट ब्लांक देखते हैं। ये बस एक और अभ्यास का दिन है। तैयार हो? सेट, चलो। वो कूदता है। दोनों आदमी अपने करियर के चरम पर थे। दोनों इससे सैकड़ों बार ऐसा कर चुके थे। आगे जो होता है वह तर्क शक्ति को चुनौती देता है। 2026 में विंग सूट से हुई पहली मौतें लगभग अविश्वसनीय है। दक्षिण अफ्रीका के सबसे जानलेवा पहाड़ पर सोच समझकर किया गया अवैध जंप से लेकर माउंट ब्लांक पर भौतिकी के नियम तोड़ने वाली पैराशूट प्रणाली तक, ये उनकी आखिरी उड़ानें हैं। चरम सीमा पर आपका स्वागत है। 5 जनवरी 2026 को कैटरीना स्मिथ अपने 9 वर्षीय बेटे सन साउथ अफ्रीका के प्लेट क्लिप गॉर्ज में ट्रैकिंग कर रही थी। जब उन्होंने ऊपर से कुछ आने की आवाज सुनी, ढलान के ऊपर कहीं से, जैसे कोई जेट इंजन या कुछ ऐसा, और वो आवाज और तेज होती जा रही थी, डरावने ढंग से और भी तेज। उसके चारों ओर अन्य पर्वतारोही भी उसी रास्ते पर थे। वे भी भ्रमित थे। फिर उसने सिर के ऊपर हवा का रुख बदलता महसूस किया, जैसे कोई बहुत विशाल चीज उसकी खोपड़ी से कुछ इंच की दूरी से गुजर गई हो। फिर धड़ाम, उसने एक अविश्वसनीय रूप से तेज डरावनी आवाज सुनी और फिर सन्नाटा छा गया। जहां वह अपने बेटे के साथ खड़ी थी, वहां से सिर्फ 5 फीट की दूरी पर दुनिया के सबसे सम्मानित विंग सूट पायलटों में से एक ने 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जमीन पर टक्कर मारी। उसका नाम ब्रेंडन वेनस्टीन था। वो 32 साल का था और वो आखिरी इंसान था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसी छलांग लगाने की कोशिश करेगा। ब्रेंडन बेस एक्सेस का अध्यक्ष था, एक गैर लाभकारी संस्था जो पूरी तरह से इस विचार के इर्द गिर्द बनाई गई थी कि बेस जंपिंग को दुनिया में मौजूद रहने का अधिकार है। इस संगठन ने जंपर्स को जिम्मेदार व्यवहार सिखाया और कानूनी जंप साइट्स की पहुंच के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कई साल यात्रा करते और लोगों से बात करते बिताए, समर्थन करते हुए, और बेस जंपर्स की छवि को लापरवाह, एड्रेनलिन के दीवाने लोगों के रूप में पेश किए जाने का विरोध करते हुए, जो परिणामों की परवाह नहीं करते। उनका पूरा सार्वजनिक जीवन इसी तर्क पर था कि बेस जंपिंग जब इसे जिम्मेदारी और सावधानी से किया जाए तो ये सुरक्षित है। दशक भर में बने उनके उड़ान रिकॉर्ड ने उस तर्क को नकारना नामुमकिन कर दिया। ब्रेंडन ने 1600 से अधिक विंग सूट उड़ानें पूरी की थीं, 800 से अधिक बेस जंप्स, अपने करियर में 1000 से ज्यादा पैराशूट जंप्स किए थे। उनकी शानदार तकनीकी उड़ानें रेड बुल द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित की गईं। GoPro, द वेदर चैनल और MSN। इस स्तर की पहचान आपको इस ग्रह के गिने चुने लोगों में शामिल कर देती है। उनके पास एक प्यार करने वाला साथी था जो उनके उड़ान करियर में पूरी तरह से उनका समर्थन करता था। उनका एक बेटा भी था। वो बिल्कुल वैसे इंसान थे जिन जैसे और लोगों की इस खेल को जरूरत थी। इतने कुशल की गंभीरता से लिया जाए, इतने जिम्मेदार की भरोसा किया जा सके, और इतने जाने माने कि उनकी मौजूदगी मायने रखे। यही वजह है कि 5 जनवरी 2026 को जो हुआ उसे समझाना बहुत मुश्किल है। उस दिन ब्रेंडन ऐसी जगह पर था जहां उसे जानने वाला कोई भी ये कभी नहीं सोच सकता था कि वो वहां होगा। वह टेबल माउंटेन की चोटी तक केबल कार से गया, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका। उस केबल कार में वह संदिग्ध तरीके से एक डफल बैग पकड़े था। वह शांत था लेकिन सतर्क भी था। अगर ऑपरेटर जानते कि उसके पास क्या है, वे कार रोककर उसे तुरंत बाहर निकलने को कहते। टेबल माउंटेन नेशनल पार्क दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थलों में से है। 3558 फीट की ऊंचाई पर यह केप टाउन शहर के ऊपर स्थित है। इसका समतल आकार इतना खास है कि केप टाउन के झंडे पर भी दिखता है। हर दिन हजारों पर्यटक केबल कार से शिखर तक जाते हैं। हजारों और लोग इसकी ढलानों की पगडंडियों पर पैदल चढ़ाई करते हैं। परिवार, स्कूल समूह, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक। हर सुबह घाटी में बहुत भीड़ होती है। पार्क के अंदर बेस जंपिंग पूरी तरह से, स्पष्ट रूप से और सीधे तौर पर मना है।
वहां संकेत और रेंजर है। इसके लिए स्पष्ट प्रतिबंध के नियम है। स्थानीय समुदाय को यह पता था। पार्क प्राधिकरणों ने इसका पालन करवाया, लेकिन यह ब्रेंडन को रोकने वाला नहीं था। उस डफल बैग में जिसे वह सावधानी से ले जा रहा था, उसका छुपा हुआ बेस जंपिंग गियर था। वह चोटी तक पहुंच गया, वो उतर गया और केबल कार स्टेशन से 15 मिनट तक चलकर फ्लैट क्लिप गॉर्ज के ऊपर एक जगह पहुंचा। अन्य पर्यटक पहले से वहां थे। उन्होंने उसे उपकरण सेट करते देखा। किसी ने उसे नहीं रोका, कोई भी नहीं रोक सकता था। सुबह 9 बजे ब्रेंडन ने टेबल माउंटेन के किनारे कदम रखा और कूद पड़ा। कुछ सेकंड के लिए वह आसानी से ग्लाइड कर रहा था, नीचे घाटी को देख रहा था जो सुबह की धूप में फैली हुई थी। ये बस एक और छलांग थी, बस एक और पहाड़। सब कुछ एकदम सही था और फिर वो हुआ। देखिए, विंगसूट बेस्ड जंपिंग दुनिया के किसी भी एक्सट्रीम स्पोर्ट से अलग है। हाँ, इसे बताना आसान लगता है। आखिरकार ये सिर्फ खिलाड़ी है जो खास सूट पहनते हैं जिसमें हाथों पैरों के बीच फैब्रिक पैनल होते हैं जो उनके शरीर को ही मानो एक विमान बना देता है। वे हवा में ग्लाइड कर पैराशूट खोलने से पहले लंबी दूरी तय कर सकते हैं। और जब ये काम करता है तो ये सचमुच इंसान के लिए सबसे असाधारण अनुभवों में से एक होता है। जो लोग उड़ान भरते हैं इसे इंसान की बिना किसी मदद के उड़ान के सबसे नजदीकी अनुभव कहते हैं। लेकिन यही खासियत जो इसे इतना रोमांचक बनाती है, वही इसे बेहद निर्दयी भी बना देती है। सामान्य स्काई डाइविंग में आप करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से विमान से कूदते हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो खुद को संभालने के लिए करीब 60 सेकेंड का फ्री फॉल मिलता है। आपके पास एक बैकअप पैराशूट भी होता है और आपके पास खुद को संभालने के लिए खुले आसमान की आजादी होती है। विंगसूट बेस्ड जंपिंग में जब आप किसी स्थिर संरचना से कूदते हैं, समय आपका साथी नहीं होता। आपको शायद 4 मिलते हैं, जमीन से टकराने से पहले 5 सेकंड मिलते हैं। कोई सुरक्षा जाल नहीं है और आप सिर्फ खाली हवा में नहीं गिर रहे होते। आप बहुत तेजी से एक खास वातावरण में उड़ रहे हैं। चारों तरफ चट्टानें हैं, जिसका मतलब है कि इससे पहले कि आप किसी चट्टान के किनारे पर जाकर कूदें, आपको उस खास पहाड़ के बारे में जानना चाहिए, उस खास ढलान के बारे में। जिस तरह से हवा उस खास चट्टान की सतह पर सुबह के उस खास समय में चलती है, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। उड़ान भरने का बिल्कुल सही रास्ता, ऊपर उठना शुरू करने का बिल्कुल सही पल। आप एक भी विवरण को जरा सा भी नहीं छोड़ सकते। यहाँ दोबारा मौका नहीं मिलता। उड़ान के पहले कुछ सेकंडों में जब ब्रेंडन उड़ रहा था, सब कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर किसी चीज ने उसे धक्का दिया। वह ठीक ठीक हवा नहीं थी, वो ठीक ठीक टर्बुलेंस भी नहीं थी, लेकिन वह ऐसी ताकत थी जैसी उसने पहले जिन पहाड़ों से छलांग लगाई थी उनमें से किसी पर भी कभी महसूस नहीं की थी। वो उसके शरीर को जरूरत से ज्यादा नीचे दबा रही थी, जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा नीचे। जितनी जगह उसके पास थी उससे भी ज्यादा नीचे। वह ऊंचाई खो रहा था। वह इतनी ऊंचाई खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वे चट्टानें जो नीचे होनी थीं, तेजी से ऊपर आ रही थीं। देखो, टेबल माउंटेन की सपाट चोटी एक ऐसा असर पैदा करती है जिसे वहां पहले छलांग लगा चुके पायलट अच्छी तरह जानते थे। जैसे ही हवा उस विशाल सपाट सतह से टकराकर किनारे के ऊपर से आगे बढ़ती है, वो बस सीधा नीचे नहीं गिरती, वो चक्कर खाने लगती है, वो खुद पर मुड़ जाती है। ये जंपर के शरीर को अनियंत्रित दिशाओं में धकेल देती है। स्थानीय बेस जंपर जो पहले इस पहाड़ से उड़ चुके थे, ये जानते थे। वे जानते थे कि उसके मुताबिक अपनी दिशा कैसे सुधारनी है। ब्रेंडन नहीं जानता था। जब रफ्तार 120 मील प्रति घंटा थी और चट्टानें तेजी से पास आ रही थीं, सुधार के लिए समय नहीं बचा था। फ्लैट क्लिप गॉर्ज में ट्रेकर्स ने उन्हें देखने से पहले उनकी आवाज सुनी। उन्होंने ऊपर से अजीब आवाज सुनी जो मानो उतरने को आ रहे जेट इंजन की तरह और तेज होती जा रही थी। और फिर धड़ाम, ब्रेंडन वेइनस्टीन जमीन से 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। जैसा कि आप सोच सकते हैं, रेस कार की रफ्तार से उड़ते हुए इंसानी शरीर का कठोर पहाड़ी जमीन से टकराना बिल्कुल भी अच्छा नजारा नहीं था। ब्रेंडन ठीक ट्रेल के बीचों बीच जमीन से टकराया। उसने चट्टानों से इतनी जोर से टक्कर मारी कि उसके लाल तरल पदार्थ आसपास खड़े हाइकर्स पर छिटक गए। एक हाइकर को उसकी राह से हटने के लिए दौड़ना पड़ा ताकि ब्रेंडन उससे टकरा न जाए। एक और हाइकर वहीं खड़ा रहा, अपनी किस्मत पर हैरान रह गया। वह अभी दोस्तों से आ मिलने के लिए रुका था। अगर वो 10 सेकंड पहले थोड़ा और तेज होता, ब्रेंडन उससे पूरी रफ्तार से टकरा गया होता। इतना करीब था वो हादसा। कुछ ही मिनटों में सर्च और रेस्क्यू टीमों को सतर्क कर फ्लैट क्लिप गॉर्ज भेजा गया।
ग्राउंड टीमों ने खड़ी पगडंडी पर चढ़ाई की, जबकि एयर मर्सी सर्विस का एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आया। उन्होंने ब्रेंडन को आसानी से ढूंढ लिया। कोई आपातकालीन पुनर्जीवन नहीं दिया गया, यह स्पष्ट रूप से आवश्यक नहीं था। शव को सावधानी और संवेदनशीलता के साथ निकाला गया। 11:30 सुबह तक उनका शव पहाड़ से एयरलिफ्ट करके पास के लैंडिंग जोन पर दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा को सौंप दिया गया। पूरे ऑपरेशन में जब से उन्होंने छलांग लगाई थी से लेकर जब तक वे पहाड़ से रवाना हुए, इसमें 3 घंटे से कम समय लगा। उनके चेहरे की चोटें इतनी गंभीर थीं कि ब्रेंडन की पहचान के लिए औपचारिक डीएनए जांच करनी पड़ी। उनके परिवार को बताया गया और बस ऐसे ही खेल के चैंपियन अब नहीं रहे। मेरे लिए इस कहानी को स्वीकार करना मुश्किल है, क्योंकि ब्रेंडन ने जिस जंप की कोशिश की वह नामुमकिन नहीं थी। प्लेट क्लिप गॉर्ज का एग्जिट पॉइंट पहले भी कई बार सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ है। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी स्काई डाइवर जेफ एलिफ, जो स्थानीय बेस कम्युनिटी के जानकार हैं, ने हादसे के कुछ दिन बाद इंटरव्यू में बताया कि उस जगह का इतिहास रहा है। साथ ही उन्होंने एक और चिंताजनक बात भी कही। ब्रेंडन ने जंप करने से पहले केप टाउन के किसी भी स्थानीय बेस जंपर से संपर्क नहीं किया था। वही लोग थे जो इस खास एग्जिट पॉइंट, इस खास ढलान और हवा की इन खास परिस्थितियों को जानते थे। ब्रेंडन ने बस मदद नहीं मांगी, वो सीधे लॉन्च साइट पर चला गया। एक आदमी जिसने 1600 विंगसूट उड़ाने की हों, एक आदमी जो खेल को अच्छे से जानता था, वो कूदने से पहले फोन क्यों नहीं करता? कुछ इसे घमंड कह सकते हैं, लेकिन ये ब्रेंडन वेनस्टीन जैसे व्यक्ति के मन में वास्तव में क्या चलता है, उसे पूरी तरह नहीं समझाता। ब्रेंडन जानता था कि ये जंप कानून की सीमा पर है, शायद इसलिए उसने किसी को फोन नहीं किया। कॉल करने पर गवाह मिल जाता है और गवाह चीजें जटिल बना देते हैं। वही फैसला जिसने उसे छुपाया, शायद उसी ने उसे उस चीज से भी अनजान रखा जो उसे बचा सकती थी। सोचिए, वह कैसी मानसिकता से जंप कर रहा था, जानते हुए कि ये कानून के खिलाफ है। शायद उसे जंप से पहले डर या चिंता हुई हो। मैं सोचता हूँ, अगर ब्रेंडन ने स्थानीय जंपर्स से संपर्क किया होता तो क्या वो आज जिंदा होता? शायद वे उसे रोक लेते या चेतावनी दे देते, मुझे नहीं पता। लेकिन जब सब तैयारी सही हो और फिर भी कुछ गलत हो जाए तो क्या होता है? अगले पायलट के साथ घटी घटना ब्रेंडन की घटना पर नई थ्योरी दे सकती है। 7 फरवरी 2026, मॉन्ट ब्लांक, फ्रेंच आल्प्स। उस सुबह अगर आप शमोनिक्स घाटी के ऊपर आसमान देखते तो वहां का दृश्य देखकर डर जाते। आप एक आदमी को विंग सूट में बुरी तरह नियंत्रण खोकर बेहद तेजी से घूमते देखते। उसका नाम पियरे वॉल्लिक था, जो 37 साल का 2 बार का फ्री फ्लाई वर्ल्ड चैंपियन था। और वो खेल में जिसने भी उसे उड़ते देखा, उसकी नजर में वह फ्रांस के बेहतरीन विंग सूट पायलट्स में था। मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। फ्री फ्लाई स्काई डाइविंग प्रतिस्पर्धात्मक स्काई डाइविंग की सबसे तकनीकी चुनौतीपूर्ण विधा है। कल्पना कीजिए कि आप आसमान से 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गिर रहे हैं, सीधा नीचे, पत्थर की तरह नहीं, बल्कि हर दिशा में, आगे, पीछे, बगल में, उल्टा, जबकि दूसरे एथलीट्स भी आपके बिल्कुल पास गिर रहे हैं और आप सभी उसी तेज रफ्तार में एकदम सटीक फॉर्मेशन बना रहे हैं। शरीर ही आपका औजार है, न कोई जॉयस्टिक, स्टीयरिंग व्हील या इंजन, बस आपके हाथ, पैर और कोर मसल्स, और आपके आसपास की हवा को पढ़ने और अगले आधे सेकंड के आने से पहले ही तुरंत सुधार करने की क्षमता। ये ऐसा है जैसे आप ग्रुप फोटो के लिए सबको जमाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि उसमें मौजूद हर कोई बिल्डिंग से गिर रहा हो। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पियरे ने 2022 में फ्री फ्लाई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। यह इस खेल का सबसे बड़ा खिताब है। और फिर अगर किसी को लगा कि वो साल सिर्फ किस्मत थी, तो उसने 2024 में फिर से ये खिताब जीत लिया, जब वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले रहा था। प्यूरे फ्रांस की नेशनल पैराशूटिंग फेडरेशन में वीडियोग्राफर और विंड टनल कोच था। गंभीर एथलीटों को नियंत्रित माहौल में फ्री फॉल की बॉडी मैकेनिक्स सिखाता था। वह 2026 FAI वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारी कर रही फ्रेंच टीम का सदस्य था। वह मूल रूप से अपने करियर के शिखर पर एक ऐसा आदमी था जिसके आगे अभी सब कुछ बाकी था। फरवरी की उस सुबह जो जंप वो कर रहा था, वो तो बस एक मामूली जंप थी, और शुरुआती कुछ सेकंड तक वही हुआ, कुछ भी नहीं। उसके विंग सूट में हवा भर गई, उसका शरीर फ्री फॉल में स्थिर था और एल्प्स नीचे हमेशा की तरह फैले थे। जब वो अपनी मनचाही ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने अपने पैराशूट के हैंडल को पकड़ा और खींचा। जो होना था वो सीधा साधा था।
पायलट शूट हवा में निकल जाता। हवा उसे पकड़कर फुला देती और वो उसके पीठ पर लगे कंटेनर से मेन कैनोपी को बाहर खींच लेती। कैनोपी फैल जाती, हवा पकड़ लेती और 2 से 3 सेकंड के भीतर पिएरे 120 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गिरने से लेकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगते। यही योजना थी, लेकिन जब पिएरे ने खींचा तो कुछ नहीं हुआ। उसका पैराशूट बस फेल हो गया। पिएरे वोल्निक 2 बार के विश्व चैंपियन और अपनी पीढ़ी के सबसे सतर्क पायलटों में से एक पिएरे वोल्निक लाचार होकर घाटी में गिर रहे थे और न वो खुद न ही हेलीकॉप्टर से कोई कुछ कर सकता था। विंग सूट पायलट ऐसे ही हालात के लिए एक रिजर्व पैराशूट लेकर चलते हैं। जब मुख्य पैराशूट फेल हो जाए तो आप रिजर्व पैराशूट को हाथ बढ़ाते हैं, आप खींचते हैं और 99.7% मामलों में वह खुल जाता है। यह आंकड़ा सैद्धांतिक नहीं बल्कि दशकों की इंजीनियरिंग, परीक्षण और सुधार का परिणाम है। रिजर्व पैराशूट व्यावहारिक रूप से एक गारंटी है। अगर आप सही तरीके से पकड़ें और खींचें तो आप बच जाते हैं। अगला कदम आसान होना चाहिए। पिएरे अपने रिजर्व की ओर हाथ बढ़ाता है, खींचता है और बच जाता है। लेकिन 7 फरवरी 2026 को पिएरे ले बासिनगांव मॉन्ट ब्लांक के नीचे जोर से जमीन पर गिरा। आपातकालीन सेवाएं कुछ ही मिनटों में पहुंची, लेकिन कुछ नहीं हो सका। उन्हें मौके पर मृत घोषित किया गया। जांच नतीजे सार्वजनिक नहीं हुए हैं। पिएरे के प्राइमरी पैराशूट फेल होने और जमीन पर गिरने के बीच क्या हुआ कोई नहीं जानता। क्या वह रिजर्व तक पहुंच पाया? क्या उसने खींचता तो क्या खुलता? अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि पिएरे कभी गियर चेक या पैराशूट पैकिंग में लापरवाही नहीं करता था। उसके साथियों ने कहा कि वह कूदने से पहले 3 बार उपकरण जांचता था। उसके पास सैकड़ों उड़ानों का अनुभव था। इस खेल में रिजर्व चूट खोलने की प्रक्रिया उसे सबसे अच्छी तरह याद थी। पिएरे के साथ जो हुआ वह बहुत दुर्लभ था। ये खेल का सबसे असहज और दुर्लभ पहलू है। जब पैराशूट फेल हो तो रिजर्व ही आखिरी सुरक्षा है, जो 99.7% मामलों में काम करता है। सही तरीके से सक्रिय करने पर रिजर्व जान बचाता है। ये उतनी ही गारंटी है जितनी भौतिकी दे सकती है। एक कहावत है जिसे ज्यादातर स्काईडाइवर जानते हैं, उपकरण नहीं जानता आप कौन है, वह या तो काम करता है या नहीं। हर पायलट जो इस खेल में काफी समय से है वह किसी न किसी स्तर पर इस बात को समझता है। या तो वे इससे समझौता कर लेते हैं या फिर कूदना बंद कर देते हैं। पिएरे ये जानता था। कुछ महीने पहले अक्टूबर में उसने खुद का और एक साथी पायलट का एक वीडियो साझा किया था जिसमें वे एक विशाल पर्वत श्रृंखला के ऊपर तैर रहे थे और उस पर एक कैप्शन लिखा था। उसमें लिखा था, ऐसा लगता है कि हम में से बहुत से लोग जीवन के इस महान रहस्य को हल्के में ले लेते हैं। वे अनुभव की प्रकृति पर सवाल ही नहीं उठाते जब तक वह खत्म नहीं हो जाता। मुझे नहीं पता उस समय पिएरे का क्या मतलब था। मुझे नहीं लगता कि पिएरे खुद भी जानते थे कि उनका क्या मतलब था। लेकिन चरम खेलों के एथलीटों में विशेषज्ञता रखने वाला खेल मनोवैज्ञानिक तुरंत पहचान लेगा। डॉक्टर जेम्स रेनहार्ट इसे एक्सपर्ट डिग्रेडेशन कहते हैं। जितनी ज्यादा छलांगों से आप बच निकलते हैं उतना ही दिमाग जीवित बचने को सामान्य नतीजा मानने लगता है। जोखिम खत्म नहीं होता बल्कि इसलिए क्योंकि आपका दिमाग आपके अपने जीवित बचने के सबूतों से भर जाता है। नतीजतन आप अपनी सतर्कता खो देते हैं और आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और असली जोखिम और महसूस किए गए जोखिम के बीच उस अंतर में कहीं पिएरे, एक वर्ल्ड चैंपियन ने खुद को याद दिलाने के लिए लिखा कि वो वही महसूस करे जिसे ज्यादातर लोग महसूस करना कभी बंद नहीं करते। अब इन शब्दों का असर अलग है। पिएरे को तीसरी बार फ्री फ्लाइंग खिताब बचाने का मौका नहीं मिला। वो 37 साल के थे। शनिवार 21 जून 2025 ब्रिटिश विंगसूट चैंपियन लियम बर्न स्विस आल्प्स की चोटी पर खड़े थे। अब तक की अपनी सबसे साहसी उड़ान में हिस्सा लेने के लिए तैयार थे। समुद्र तल से करीब 8000 फीट ऊपर हवा उनकी पीठ पर तेज चल रही थी। सूरज ने घाटी को रोशन कर दिया था। उन्होंने पहाड़ के बिल्कुल किनारे से खुद को फेंकने से पहले एक आखिरी गहरी सांस ली। करीब 4000 छलांगों के बाद वो चैंपियन थे। इस खेल के उस्ताद थे। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लगे कि आज का दिन कुछ अलग होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में अकल्पनीय हो गया। ये कहानी है कि 2025 में विंगसूट से हुई पहली मौत लगभग अविश्वसनीय क्यों है। लियम बर्न का जन्म स्टोवन हेवन में हुआ था, जो स्कॉटलैंड का एक कम जाना पहचाना कोना है, लेकिन इससे उन्हें रोमांचक जीवन जीने से कोई नहीं रोक पाया। हम में से कई लोग रोज ऑफिस जाते हैं, जोर से जमाई लेते हुए और कॉफी के लिए भागते हुए। लियम ने शुरू से ही तय कर लिया था कि वह ऐसी जिंदगी नहीं चाहता। इसके
इसके बजाय उसका कार्यस्थल बादलों के बीच था। वास्तव में स्कॉटलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर पलते हुए उस बीहड़ प्राकृतिक परिवेश ने उन्हें रोमांचक जीवन का उपयुक्त माहौल दिया और वो बहुत जल्दी शुरू हो गया था। उनके पिता पूर्व रॉयल मरीन कमांडो थे, जिन्होंने चरम रोमांच के प्रति ऐसा प्रेम जगाया जिसने लियम के शुरुआती जीवन को आकार दिया। 12 साल की उम्र में उन्होंने किलिमंजारो चढ़ लिया था और सिर्फ 2 साल बाद उन्होंने हस्कीज के साथ नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में 500 किलोमीटर से अधिक यात्रा की। इन उपलब्धियों ने लियम को सीमाएं पार करने के लिए तैयार कर दिया, लेकिन पहाड़ों से प्यार के बावजूद एक क्षेत्र था जिसे वह सबसे ज्यादा जीतना चाहता था, आसमान। बचपन में लियम अक्सर अपने पिता से कहता था कि वह पक्षी की तरह उड़ना सीखने का सपना देखता है। हालांकि उसका एक हिस्सा जानता था कि यह असंभव है, नियम मोड़े जा सकते हैं जैसा लियम को पता चलेगा। क्लास के दौरान वह अपना ज्यादातर समय खिड़की से बाहर पक्षियों को देखते हुए बिताता था, जो जब चाहे उड़ सकते थे। जितना ज्यादा वह देखता उतना ही लियम वैसी आजादी चाहता था। ये युवा की प्रबल इच्छा बन गई और वह हमेशा इसी के बारे में सोचता था। हालांकि वह पक्षी की तरह पंख नहीं उगा सकता था, लियम ने और भी उड़ने के तरीके खोज लिए और 14 साल की उम्र तक वो लाइसेंस प्राप्त पैराग्लाइडिंग पायलट बन चुका था। आसमान के लिए उसकी दीवानगी यही नहीं थमी। सिर्फ 2 साल बाद उसने अपनी पहली स्काई डाइव पूरी की। लेकिन 18 साल की उम्र में जब उसे अपना असली जुनून मिला, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। विंग सूट फ्लाइंग। जो लोग नहीं जानते कि ये क्या है, असल में लियम ऊंची जगहों जैसे हवाई जहाज और पहाड़ से कूदते थे, एक खास तरह का जंप सूट पहनकर जिसमें बाजुओं, शरीर और पैरों के बीच झिल्ली लगी होती है, जिससे वह हवा में तैरते हुए आगे बढ़ सकते थे। लेकिन अगर आपको अब भी लगता है कि आप नहीं समझ पाए हैं, तो इसे ऐसे सोचिए, लियम के लिए औसत छलांग मतलब था पहाड़ की चोटी तक चढ़ना। अगर उसमें लंबी ढलमा धारें हों तो अच्छा होगा। एक बार जब वह चोटी पर पहुंच जाता, हो सकता है उसने एक पल रुककर नजारे का आनंद लिया हो, इससे पहले कि वह किसी उभरे हुए किनारे या चट्टान से कूदे। कुछ ही सेकंड में सूट में हवा भर गई। शायद उसने पक्षियों के बीच ग्लाइड करते हुए खुशी में जोर से चीखा हो। इस स्पोर्ट ने उसे जिंदा महसूस कराया। हर बार जब वह कूदा, उस पर आजादी का एहसास हावी हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे वो अपनी पूरी जिंदगी इसी चीज की तलाश कर रहा था। अब वह उसकी झोली में थी। लियम के लिए यह एक खेल था जिसे वह सच में पसंद करता था और जहां वो खुद को सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता था। जिन चीजों से हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें अक्सर मुसीबत में डालती हैं। साल 2022 में लियम ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि पाई। उसे ब्रिटिश विंग सूट चैंपियन घोषित किया गया और एडवांस कैटेगरी में सबसे तेज रफ्तार हासिल की। यही वो पल था जिसके लिए उसने मेहनत की थी। लियम खुशी से भर गया। वो गर्व से स्कॉटलैंड के अपने छोटे से गृहनगर में राष्ट्रीय चैंपियन बनकर लौटा। लेकिन हालांकि यह उपलब्धि निश्चित रूप से गर्व की बात थी, लियम कई चैंपियनों की तरह उन्होंने बताया कि यहां तक पहुंचने में उनकी कड़ी मेहनत थी। उन्होंने इस पल के लिए हजारों घंटे ट्रेनिंग की थी और ब्रिटिश चैंपियन बनकर शायद उसे लगा होगा कि हर ट्रेनिंग सेशन सार्थक था। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक मंच था, प्रेरित करने का एक मौका, साझा करने का, सीमाएं आगे बढ़ाने का। न केवल स्कॉटलैंड के छोटे शहरों से, बल्कि अन्य लोगों को भी प्रेरित करने में मदद करने का, बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपने जुनून को पूरे दिल से आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने का। आखिरकार ये उनका तरीका था ये कहने का कि कुछ भी संभव है। उन्होंने उड़ने का सपना देखा था और अब वो आसमान के चैंपियन बन गए थे। लियम ने अपनी शानदार जीत को अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। हालांकि जीत ने उसे एहसास दिलाया कि वो अपनी कला में माहिर होता जा रहा है और मुमकिन की हदों को आगे बढ़ा रहा है। वह हर छलांग को सबक मानता था। लेकिन अगर आप अभी भी उसके विंग सूट ग्लाइडिंग के प्रति समर्पण पर शक करते हैं, वह 5 साल अपने पिता की पुरानी वैन में रहा ताकि वह समय ट्रेनिंग और यूरोप के बेहतरीन विंग सूट जंप स्थानों पर यात्रा में बिता सके। लियाम की उड़ने का सपना देखने वाले बच्चे से 24 साल के पेशेवर विंग सूट फ्लायर बनने तक की यात्रा एक डॉक्यूमेंट्री में दिखाई गई, जिसमें वो उड़ने वाला लड़का कहलाया। इस समय तक लियाम के करीब 4000 जंप्स हो चुके थे। उसका बढ़ता आत्मविश्वास उसे और भी जोखिम भरी चुनौतियां आजमाने को प्रेरित करता रहा। लेकिन चरम खेलों की दुनिया में, जहां रोमांच और खतरे के बीच की रेखा बहुत पतली होती है, कुछ लोग एक ऐसे पागलपन भरे सपने का पीछा करने से खुद को रोक नहीं पाते जो उनकी पूरी जिंदगी को परिभाषित कर देता है। और 21 जून 2025 को ये हुआ। लियम ने स्विस आल्प्स में करीब 8000 फीट ऊंचाई पर जंप लिया।
यूरोप की गर्मियों के बीच इस धूप भरी दोपहर में लियम और दो अन्य विंगसूट फ्लायर्स ग्लेशियन पर्वत की चोटी पर पहुंचे। दुनिया के बेहतरीन विंगसूट फ्लायर्स मध्य स्विट्जरलैंड के इस इलाके में आते हैं। इस पर्वत की खड़ी ढलानें ग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त है, जो नीचे जमीन तक साफ और बिना रुकावट रास्ता देती है। चोटी पर पहुंचने के बाद लियम का सामना झील लुसर्न के क्रिस्टल से नीले पानी और हरे भरे घाटियों के दिलकश नजारे से हुआ। एक पल के लिए शायद उसने मुस्कुरा दिया, जानकर कि ऐसी नौकरियां कम हैं जो इतना खूबसूरत नजारा देती हैं। लेकिन वह यहाँ मकसद से आया था, उसे जल्द कूदना होगा। चट्टान किनारे खड़े होकर ये कल्पना करना मुश्किल है कि आप कैसा महसूस करेंगे। हम में से अधिकांश के लिए इतनी ऊंची चट्टान से कूदने का विचार हमें डरा हुआ और चिंता से भर देगा। लेकिन इस तरह हम लियम से अलग नहीं हैं, जिन्होंने बताया कि वे अक्सर डरे और उत्साहित महसूस करते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, जब मैं किसी चट्टान के किनारे जाने और वहां से कूदने की तैयारी कर रहा होता हूँ, मेरे मन में आवाज आती है, तुम क्या कर रहे हो? फिर मेरे दिमाग में दूसरी आवाज आती है, यही वो चीज है जिसका तुम पूरी जिंदगी सपना देखते रहे हो। इसी के लिए तो सब हो रहा था। यही तुम्हारी किस्मत है। और वो आवाज हमेशा जीतती है। फिर भी लियम की प्रेरणादायक स्पीच के बावजूद आप सोच रहे होंगे कि कोई इतनी पागलपन भरी खेल में क्यों भाग लेगा। मेरा मतलब है, खुद को छोटे सूट में बांधकर चट्टान से कूदना ज्यादातर लोगों के लिए पागलपन है, लेकिन लियम के लिए नहीं। हालांकि ऐसे खेलों को अक्सर खतरनाक माना जाता है और जो लोग इन्हें करते हैं उन्हें बस लापरवाह एड्रेनलिन के दीवाने कहा जाता है। लियम इससे सहमत नहीं थे। वो अक्सर खेल के उस पहलू को उजागर करते थे जिसे लोग नहीं देखते थे, जैसे कि उन्होंने अपनी कला को निखारने में 1 दशक से भी ज्यादा समय बिताया था और अपने हर एक जंप की हमेशा सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी। यही सबसे महत्वपूर्ण था। असीमित आसमान में नियंत्रण ही उसका सहारा था। बाहर वालों को शायद लियम निडर लगता था, क्योंकि आखिर वो कभी नहीं डरता था। लेकिन बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है। उसने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। दूसरों को लगता था कि वो जिंदगी को ऐसे जी रहा था जिसकी ज्यादातर लोग सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। जब बात विंगसूट ग्लाइडिंग की आती थी, वही उसके लिए आजादी थी। वही उसे सबसे ज्यादा जिंदा लगता था। एक बार उसने कहा, मैं लापरवाह एड्रेनलिन के दीवाने से कोसों दूर हूं। तैयारी हमेशा मेरी चुनौतियों के केंद्र में रही है। जितनी ज्यादा मैं तैयारी करता हूं, उतना ही ज्यादा नियंत्रण मेरे पास होता है। इसी सोच ने लियम को इस पीढ़ी के सबसे महान विंगसूट फ्लायर्स में से एक बनाया। और पिछले जून की खास धूप वाली दोपहर में ये उसके लिए काम का एक और आम दिन था। उसने एक बार फिर अपने सामान की जांच की ताकि सब कुछ सही जगह पर हो, और फिर एक गहरी सांस लेकर वह चट्टान के किनारे से कूद गया और अपने हाथ पैर खोल दिए ताकि सूट अपना काम कर सके। एक क्षण के लिए हवा में तैरते हुए लियम फिर से अपने सबसे सुकून भरे एहसास में था। उसके नीचे स्विस आल्प्स की हरी भरी घाटियां फैली थीं, और जैसे ही हवा उसके सूट से टकराई, अचानक उसकी सारी चिंताएं एक दूर की याद बन गई। अब बस वो था और आसमान। लेकिन दुर्भाग्यवश इस कहानी का अंत खुशहाल नहीं है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो डरावनी और रहस्यमयी है। टेक ऑफ के बाद जो लोग उसके साथ पहाड़ पर थे, उन्होंने कहा कि लियम तय रास्ते से भटक गया था और ज्यादा समय नहीं बीता था, वह गंभीर मुसीबत में फंस गया। हालांकि बाद की घटनाएं रहस्य में डूबी रहीं। जांचकर्ताओं का मानना था कि लियम ने अपने सूट पर से नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद वो लगभग 6,900 फीट की ऊंचाई पर एक पथरीली चट्टान से टकरा गया। औसतन विंगसूट फ्लायर्स 100 से 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं, या करीब 160 से 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर लियम को उस खतरे का पता होता जिसका वह सामना कर रहा था, शायद वो धीमा होने की कोशिश करता और यहाँ तक कि अपना पैराशूट भी खोल लेता। लेकिन यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि क्या हुआ था। हम जानते हैं कि इतनी तेज रफ्तार पर टकराव बड़ी तबाही लाता है। लियम की चोटें इतनी गंभीर थी कि वह उबर नहीं सका। घटनास्थल पर उसे मृत घोषित किया गया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद खेल के अनुयायियों के मन में एक सवाल आया, इतने अनुभवी विंगसूट फ्लायर खुद को इतनी खतरनाक स्थिति में कैसे पा सकता है? क्या उनके सूट में किसी तरह की खराबी आ गई थी, या फिर इस छलांग की जोखिम भरी प्रकृति ही जिम्मेदार थी? कई तरह के सिद्धांत सामने आने लगे। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि जमीन की ओर उड़ते समय शायद उन्हें चिकित्सकीय समस्या हुई थी।
लेकिन दुर्भाग्यवश एकमात्र व्यक्ति जो वास्तव में क्या हुआ था उस पर रोशनी डाल सकता था अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस दिन बाकी 2 विंगसूट फ्लायर्स ने कहा कि कूदने से पहले लियम का व्यवहार सामान्य था। इससे यह सवाल उठता है, क्या लियम को अपने आखिरी पलों में उस खतरनाक स्थिति का एहसास था जिसका वो सामना कर रहा था? शायद हमें कभी पता नहीं चलेगा। हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं कि जब लियम ने नियंत्रण खो दिया तो उसने क्या महसूस किया होगा। उनकी मौत के तुरंत बाद स्विट्जरलैंड के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय और उरी के लोक अभियोजक कार्यालय ने ये पता लगाने के लिए एक जांच शुरू की कि उस दिन क्या गलत हुआ। इतना अनुभवी और हर जंप से पहले सावधानी बरतने वाला व्यक्ति इतनी भयानक मौत कैसे पा सकता है? क्या आपको लगता है कि वह जंप जोखिम भरा था, और अगर हाँ, क्यों? आलोचकों ने जल्द ही पहाड़ की सुरक्षा पर सवाल उठाए। ये कहा गया कि विंगसूट फ्लायर्स के लिए तेज हवाएं खतरनाक है क्योंकि वे जल्दी भटका सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आमतौर पर इस तरह के खेलों के लिए पहाड़ी इलाका खतरनाक होता है क्योंकि दूरी का सही अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। हालांकि न्यूजीलैंड के क्लेम न्यूअल और दर्जनों प्रमुख विंगसूट फ्लायर्स इस स्थान की रक्षा में आगे आए हैं, ये दावा करते हुए कि यहाँ से कूदना पूरी तरह सुरक्षित है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ये उनकी सबसे मजेदार छलांगों में थी। अगर ये सुरक्षा मुद्दा नहीं है तो क्या लियम की मौत सिर्फ एक भयानक दुर्घटना थी? एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में मौतें निश्चित रूप से असामान्य नहीं है, और उससे भी ज्यादा कम अनुभवी विंगसूट ग्लाइडर्स की मौतें लोगों की सोच से कहीं ज्यादा होती हैं। असल में साल 2023 में 33 साल की एक अमेरिकी कैली अलिशिया टर्नर ब्राजील में पेड्रा डॉस कैब्रिटोस से विंगसूट जंप के दौरान मौत हुई। कैली लगभग 2600 फीट की ऊंचाई से गिरी, या लगभग 792 मीटर, जब उसके उपकरण ने काम करना बंद कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप घातक टक्कर हुई। दुर्भाग्यवश दुर्घटना से 2 दिन पहले ही उन्होंने पहला विंगसूट बेस जंप किया था। उनकी मौत ने उच्च जोखिम वाले खेलों में तेज प्रगति के खतरे की याद दिलाई। सही अनुभव के बिना विंगसूट जंप करने की कोशिश करना, खासकर जब आपके पास विंगसूट का सीमित अनुभव हो, ये गलती की संभावना और घातक परिणाम की संभावना को काफी बढ़ा देता है। कैली के दिल दहला देने वाले हादसे से 4 साल पहले 51 वर्षीय अमेरिकी विंगसूट प्रशिक्षु जॉन मैम्बर्ग की लाउटरब्रूनन स्विट्जरलैंड में मौत हो गई। एक विंगसूट उड़ान के दौरान जॉन के पास कैली की तुलना में काफी अधिक अनुभव था। उसके पास 140 से ज्यादा बेस जंप्स और 300 स्काई डाइव्स का अनुभव था। वो कंपनी लर्न टू बेस जंप के साथ एक कोर्स में भाग ले रहा था जब वो घातक हादसा हुआ। जॉन की मौत का कारण था कि वो पायलट शूट खींचने में बहुत धीमा था, जो एक छोटा पैराशूट होता है जो मुख्य पैराशूट को खोलने की प्रक्रिया शुरू करता है। विडंबना ये है, वो एक नया 1 पीस ट्रैकिंग विंग सूट इस्तेमाल कर रहे थे जो बेहतर एरोडायनामिक्स और गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया था। इसका उद्देश्य पैराशूट खींचने में देरी से होने वाली मौतें कम करना था। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा कि उन्नत उपकरणों के बावजूद लाउटरब्रूनन में छलांग जॉन के कौशल स्तर के लिए शायद बहुत कठिन थी। ये फिर दिखाता है कि इस खेल में अनुभव कितना अहम है, जहां छोटी गलती जीवन मृत्यु का फर्क कर सकती है। कई लोगों के लिए उनकी मृत्यु ने विंगसूट बेस जंपिंग के खतरों को उजागर किया, यहां तक कि बढ़ी हुई शैक्षिक अवसरों और उपकरणों में तकनीकी प्रगति के बावजूद भी। जैसे ही हम ध्यान लियम पर लौटाते हैं, उसमें और इन दुर्भाग्यशाली पीड़ितों में फर्क बस इतना था कि उसके पास ज्यादा अनुभव था। उसने कैली और जॉन दोनों के मुकाबले हजारों ज्यादा जंप पूरे किए थे और हर जंप की हर बारीकी का जुनूनी हद तक हिसाब लगाया जाता था। इसी कारण यह मानना कठिन है कि वह इसी साल जून में दुखद रूप से चल बसे। वीडियो में बताया गया है कि लियम एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और विंगसूट ग्लाइडिंग से परिचित था। असल में यह उसकी जिंदगी थी। उसकी दुखद मौत से खेल ने अपने सबसे युवा प्रोफेशनल्स में से एक को खो दिया, बल्कि अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक को भी खो दिया है। जैसे जैसे जांच जारी है, ये हमें पहाड़ पर उस दिन क्या हुआ था समझने में मदद कर सकता है। क्या उसके उपकरण में खराबी थी? क्या फैसले में हुई एक छोटी सी चूक उसकी जानलेवा गलती की वजह बनी? क्या मध्य स्विट्जरलैंड का ग्लेट्स चेन पर्वत विंगसूट ग्लाइडर्स के लिए बेहद खतरनाक है? शायद वक्त के साथ जवाब मिल जाएंगे। ये भी संभव है कि हमें कभी कोई ठोस निष्कर्ष न मिले। आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हुई? जब हम लियम के जीवन पर पीछे मुड़कर नजर डालते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि उसने वैसे जीवन जिया जैसा हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। वह हर दिन जिंदगी को पूरी शिद्दत से जीता था। वह बादलों में उड़ता रहा और उन
उन लम्हों में जब वह सूरज और समुंदर के बीच तैरता था, वो सच में आजाद था। उसकी कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है कि वो कैसे खत्म हुई, बल्कि उससे पहले कि हर एक उड़ान के बारे में भी है। वो हमेशा अनजान में छलांग लगाकर अपने सपनों का पीछा करता था। लियम अक्सर कहा करता था कि ऑफिस की नौकरी उसे बेस या विंग सूट जंप से मरने के डर से ज्यादा डराती है। तो इस तरह मुझे लगता है कि ये कहना सही होगा कि कम से कम वो वही करते हुए मरा जो उसे सच में सबसे ज्यादा प्रिय था। कल्पना कीजिए कि आप एक चट्टान से कूद रहे हैं। जैसे ही आप उड़ते हुए 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं, तुरंत ही तेज हवा की गूंजदार आवाज आपको घेर लेती है। नीचे की दुनिया धुंधली होकर जंगलों की मनमोहक चादर सी लगने लगती है। नदियाँ और नुकीली चोटियां, आपका शरीर हवा की ताकत के खिलाफ संघर्ष करता है और दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगती है। आप खुद को मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि अगर कुछ बहुत बुरी तरह गलत हो जाए तो आपकी लैंडिंग कैसी होगी। आप तेज जा रहे हैं और पैराशूट नहीं खुल रही है। आपका शरीर तनाव में है और मांसपेशियां कांप रही हैं। जैसे जैसे जमीन आपकी तरफ तेजी से आ रही है, आप घबराहट में चक्कर महसूस कर रहे हैं और फिर अंधेरा छा जाता है। कुछ लोग जोखिम भरे काम करते हैं, जबकि आप कह सकते हैं मैं विंगसूट डाइविंग नहीं करूंगा। वे हवा में उड़ते हुए अपने एड्रेनलिन की खुराक पा लेते हैं और सूची में शामिल लोगों के लिए ये उनकी आखिरी बार थी। इस वीडियो ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है क्योंकि इसमें एक असाधारण कारनामा दिखा है। 23 अप्रैल 2014 को ग्राहम डिकिंसन, एक प्रसिद्ध कनाडाई विंगसूट फ्लायर, ने व्हिस्लर पीक टू पीक गोंडोला से एक अवैध और साहसी बेस जंप किया। वीडियो की शुरुआत में जहां ग्राहम चलती हुई गोंडोला से कूदने वाले हैं, सब सामान्य लगता है, जबकि यह साहसिक कार्य साधारण नहीं था। अपना हेलमेट कैमरा चालू रखते हुए उसने तो आराम से एक और भी लिया। लो शुरू करते हैं। उड़ान भरने से पहले ये नहीं जानते थे कि ये करतब दुनिया भर में चर्चा का विषय बनेगा। 1988 में जन्मे ग्राहम डिकिंसन ने एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में जल्दी पहचान बनाई। विंगसूट फ्लाइंग और बेस जंपिंग में नई जदें छूने के लिए मशहूर, उन्होंने आखिरी उड़ान तक 2250 से ज्यादा बेस जंप किए थे, जो उनके खेल के अनुभव और समर्पण को दिखाता है। यहाँ तक कि दुस्साहसी विंगसूट उड़ाकों में भी ग्राहम को साहसी और निडर माना जाता था, जैसा कि उनके अवैध गोंडोला जंप से साबित होता है, जो वायरल सनसनी बन गया था। उनकी निडर भावना और विश्व की विंगसूट फ्लाइंग फेडरेशनों द्वारा उनके जोखिम भरे करतब करने की क्षमता। अब आते हैं 25 जनवरी 2017 पर। डिकिंसन चीन में नए बेस जंपिंग के लिए कूदने के नए स्थान खोज रहे थे और प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण ले रहे थे। इस खास दिन उन्होंने हेवेंस गेट के आर पार उड़ने का लक्ष्य रखा। तियानमेन माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट पार्क में 400 फीट ऊंची प्राकृतिक गुफा है, झांगजियाजी, हुनान प्रांत। इस उड़ान में सटीक नियंत्रण और उत्कृष्ट कौशल चाहिए था और जैसा कि मैंने कहा, डिकिंसन इसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते थे। जैसे ही वो तियानमेन पर्वत के सुंदर दृश्य के ऊपर उड़ रहे थे, कैमरे ने उनकी बेदाग उड़ान का रास्ता कैद कर लिया। हालांकि नीचे उतरते समय एक दुखद गड़बड़ी हो गई। अपने अनुभव के बावजूद डिकिंसन की उड़ान का रुख बदल गया, जिससे वे तेजी से अनियंत्रित गिरने लगे। एक ही पल में जो उड़ान ऐतिहासिक होनी चाहिए थी, वह एक मृत्युलेख बन गई। डिकिंसन के नजरिए से फुटेज में दिखता है कि वे चट्टानों के बेहद करीब खतरनाक उड़ान भरते हैं। जैसे ही उनका नियंत्रण डगमगाया, सबसे बुरा हो गया। वो तेज रफ्तार में ही एक चट्टान से टकरा गए। उनके कैमरे ने टक्कर से ठीक पहले का डरावना पल कैद कर लिया। फिर स्क्रीन काली हो गई। ग्राहम डिकिंसन का शव अगले दिन 40 बचाव कर्मियों की टीम ने खोजा। वे पूरा सूट पहने और सभी उपकरणों से लैस पाए गए, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्होंने छलांग के लिए पूरी तैयारी की थी। अपनी सावधानी पूर्वक योजना और व्यापक अनुभव के बावजूद वो घातक दुर्घटना से बच नहीं सके। वर्ल्ड विंगसूट लीग WWL, जहां डिकिंसन ने प्रतिस्पर्धा कर कई पुरस्कार जीते, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक दिल छू लेने वाली श्रद्धांजलि पोस्ट की, उन्हें इस खेल का दिग्गज बताया और विंगसूट फ्लाइंग में उनके योगदान की सराहना की। आज के हमारे एपिसोड के बाकी लोगों की तरह ग्राहम डिकिंसन की मौत केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, ये विंगसूट फ्लाइंग जैसे खतरनाक खेल के जोखिमों की कड़ी याद दिलाने वाली घटना थी। विंगसूट फ्लाइंग को बर्डमैन फ्लाइंग भी कहते हैं। ये सबसे रोमांचक लेकिन खतरनाक एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में से एक है। इसमें खास सूट पहनना होता है, जिसमें हाथ पैरों के बीच फैब्रिक के पंख होते हैं, जिससे उड़ने वाला हवा में ग्लाइड कर सके। यह सूट शरीर को वायुगतिकीय आकार देता है, जो तेज क्षैतिज उड़ान संभव करता है।
विंगसूट एक जंपसूट है जिसमें बाजुओं के बीच पंख जैसी कपड़े की सतहें होती हैं। टांगों और धड़। ये विंग सूट्स मजबूत नायलॉन से बनते हैं और उड़ान में स्थिरता व नियंत्रण बढ़ाने के लिए डिजाइन हैं। फ्लायर्स हेलमेट, गॉगल्स भी पहनते हैं। अक्सर उड़ानों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरे लगाए जाते हैं। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण पैराशूट है। विंगसूट उड़ान के अंत में फ्लायर पैराशूट खोलता है ताकि उसकी रफ्तार कम हो और वह सुरक्षित लैंड कर सके। विंगसूट फ्लाइंग में इस्तेमाल होने वाला पैराशूट सिस्टम स्काई डाइविंग में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम जैसा ही होता है। इसमें एक मुख्य पैराशूट और आपातकाल की स्थिति में एक रिजर्व पैराशूट होता है। विंगसूट फ्लाइंग में उड़ान नियंत्रित करने के लिए सटीक शारीरिक गतिविधियां जरूरी हैं। बाहों और पैरों की स्थिति में छोटे बदलाव उड़ान की दिशा और स्थिरता को काफी हद तक बदल सकते हैं। फ्लायर्स अपने शरीर का इस्तेमाल दिशा बदलने, गति बढ़ाने या घटाने और ऊंचाई को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। विंगसूट फ्लाइंग के लिए प्रशिक्षण अक्सर स्काई डाइविंग से शुरू होता है। विंगसूट पहनने के बारे में सोचने से पहले स्काई डाइवर्स को फ्री फॉल और पैराशूट खोलने की तकनीकों में दक्षता के लिए कई स्काई डाइविंग करनी होती है। यह प्रशिक्षण उन्हें हवा में सहज रहने और आपातकालीन स्थितियों को संभालने में सक्षम बनाता है। विंगसूट फ्लाइंग का आकर्षण उड़ान और अद्भुत नजारों में है। फ्लायर्स तेजी से ग्लाइड करने का रोमांच महसूस करते हैं, अक्सर पहाड़ों जैसे शानदार भूदृश्यों के ऊपर, जंगलों और घाटियों। हालांकि ये रोमांच काफी जोखिमों के साथ आता है। विंगसूट फ्लाइंग का मुख्य खतरा है बाधाओं के पास उड़ना। कई विंगसूट पायलट बाधाओं के बेहद करीब उड़ान भरते हैं, जहां वे चट्टानों, पेड़ों व भू आकृतियों के पास उड़ते हैं। ये रोमांच बढ़ाता है, लेकिन टकराव का जोखिम भी बढ़ाता है। एक और महत्वपूर्ण जोखिम पैराशूट खोलने का है। अगर पैराशूट बहुत देर से या गलत तरीके से खोला जाता है, यह विनाशकारी परिणाम ला सकता है। यहाँ तक कि सही प्रशिक्षण और अनुभव के साथ भी उड़ान की परिस्थितियों की अप्रत्याशितता गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती है। और जैसा कि ग्राहम की कहानी हमें स्पष्ट रूप से दिखाती है, उन्नत प्रशिक्षण, व्यापक अनुभव और पूरी तैयारी के बावजूद कुशल उड़ान भरने वाले भी घातक दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं। चेनमैन पर्वत, जहां ग्राहम गिरे, ये जगह विंगसूट पायलटों की पसंदीदा रही है। ये अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता और चुनौतीपूर्ण इलाके के लिए जाना जाता है। इस पहाड़ ने एक और विंगसूट फ्लायर की जान ली थी, हंगेरियन विक्टर कोवाच 2013 में, जो यह दिखाता है कि इस इलाके में उड़ान भरना कितना मुश्किल और जोखिम भरा है। कई विंगसूट फ्लायर्स इसकी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों के कारण खेल छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक आखिरी उड़ान सच में उनकी जिंदगी का आखिरी काम हो सकती है। वायोलेटा रोसलिन स्वीडिश पोलिश विंगसूट फ्लायर थीं, जो अपने जुनून और खेल के समर्पण के लिए जानी जाती थीं। 19 साल की उम्र में स्काई डाइविंग शुरू करने के बाद से वो एक उत्साही बेस जंपर थीं। बेस जंपिंग एक चरम खेल है जिसमें स्थिर वस्तुओं से पैराशूटिंग या विंगसूट फ्लाइंग की जाती है। बेस का संक्षिप्त रूप बिल्डिंग्स, एंटेना, स्पैन, ब्रिजेस के लिए है और अर्थ चट्टाने। पारंपरिक स्काई डाइविंग में विमान से कूदना होता है। बेस जंपर स्थिर वस्तुओं से कूदते हैं, अक्सर कम ऊंचाई पर। इससे पैराशूट खोलने का समय कम रह जाता है और जोखिम काफी बढ़ जाता है। इस खेल में सावधानी से योजना बनानी होती है, सही समय चुनना और पैराशूट नियंत्रण की समझ जरूरी है ताकि हर जंप लोकेशन की चुनौतियों का सामना हो सके। वायोलेटा पेशेवर बेस जंपर वायोलेटा ने यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में सैकड़ों बार जंप किए थे। न्यूजीलैंड, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका वो विंग वॉकिंग भी करने लगी थीं। एक व्यक्ति बाईप्लेन के पंखों से बंधा होता है। 2009 में मलेशिया में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस खेल के प्रति अपने प्यार को जाहिर किया, कहते हुए, भले ही जो चीजें मुझे करना पसंद है उन्हें ऊंचा और डरावना माना जाता हो, मुझे ये बहुत पसंद है। हर ऊंचाई जंपर्स को अलग रोमांच देती है। अगर मुझे एक पसंदीदा चुनना हो तो वो स्विट्जरलैंड में विंग सूट फ्लाइंग होती। इसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मेरे साथ पंख लगे हों और मैं उड़ रहा हूँ। जब मैं रोमांच की तलाश में नहीं होता, वायोलेटा टेल रिग्स पर एक निरीक्षक के रूप में काम करती थी। ये एक परफेक्ट जिंदगी लगती थी। वायोलेटा ने अपने रोमांच भरे दिनों का अंत एक धमाकेदार अंदाज में करने की योजना बनाई। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी चीज होगी जो वो जिंदा रहते हुए करेगी। वो दिन था 12 सितंबर 2012। वायोलेटा, जो अब 37 साल की हैं, गर्भवती होने पर उन्होंने वादा किया
कि वह विंग सूट फ्लाइंग छोड़ेंगी। ये चरम खेल जिसे वो हमेशा के लिए छोड़ना चाहती थीं, लेकिन अपनी पसंदीदा बेस जंपिंग जगह पर आखिरी बार जाने के बाद स्विस पहाड़ों में विला फेराटा 300 मीटर से ज्यादा ऊंची खाई के साथ स्टेशलबर्ग, स्विट्जरलैंड में यह जगह मिस रोजलिन की पसंदीदा बेस जंपिंग साइट थी। वो इससे पहले कई बार ये जंप कर चुकी थीं। 3 लोग पहले ही जंप लगा चुके थे, उन्होंने और श्री डोमोलोव्स्की ने 7 छलांग लगाई। शायद वे अपनी आखिरी उड़ान का जश्न मनाने वाले थे। स्विस आल्प्स के खूबसूरत नजारों के ऊपर उन्हें उड़ते देखना वाकई रोमांचक रहा होगा, लेकिन कुछ बहुत बुरा हो गया। उनकी नीचे उतरने के दौरान कुछ गलत हो गया। वायोलेटा बहुत तेजी से नीचे उतर रही थी, जितनी नहीं उतरना चाहिए था। उनका पैराशूट फंस गया था और जैसे ही वो चट्टान से गिर रही थीं, उसे खोलने की उनकी बेतहाशा कोशिशें बेकार रहीं। उनके साथी बेबस होकर देखते रहे जब वो पैराशूट खुलवाने की बेतहाशा कोशिश कर रही थीं। आखिरी समय में उन्हें अपनी असफलता का एहसास हुआ और उन्होंने हाथ फैला दिए, शायद अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए या नुकसान को कम करने की कोशिश में। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। टकराने के साथ ही उसकी तुरंत मौत हो गई। वायोलेटा अपनी मौत के समय 4 महीने की गर्भवती थी और ये उड़ान लंबे समय तक के लिए उसकी आखिरी उड़ान होने वाली थी, शायद हमेशा के लिए भी। साथ ही खिलाड़ियों और दुनिया भर के प्रशंसकों से श्रद्धांजलि संदेश आने लगे। उनकी मां हेलेना जानिएव्स्का पीटरसन, उनकी मां ने उनसे गर्भवती होने पर कूदना बंद करने की विनती की थी, लेकिन वायोलेटा ने आखिरी छलांग की जिद की। दुर्भाग्य से विंगसूट फ्लाइंग में छोटी गलती भी जानलेवा हो सकती है। हवा में उड़ने का रोमांच अक्सर 120 मील प्रति घंटे से भी अधिक गति से हमेशा दुर्घटना का खतरा रहता है। कोई भी इससे अछूता नहीं है, यहाँ तक कि वह व्यक्ति भी नहीं जो इस खेल को हमेशा के लिए छोड़ने की योजना बना रहा है। ये 8 दिसंबर है 2012 और 2 बिंदु आसमान से गिर रहे हैं, हवा में लुढ़कते और मरोड़ते हुए। एक आदमी का सिर नीले हेलमेट में ढीला है। जैसे ही उसकी इमरजेंसी पैराशूट खुलती है, एक और आदमी जमीन पर गिर जाता है और चिल्लाता है, किसी ने मुझे मारा, किसी ने मुझे मारा। ये गर्मियों की एक साफ सुबह है। ह्यूम हाईवे पिक्टन के पास गाड़ियां चल रही हैं। उनके ऊपर एक घातक हवाई स्काई डाइविंग टक्कर से पूरी तबाही मची है, जिसे ऑस्ट्रेलिया में पहली बार हुआ माना जा रहा है। दोनों आदमी बेकाबू होकर घूमते हुए धरती की ओर गिरते हैं। विल्टन, साउथ वेस्ट सिडनी का आसमान इस भयानक और परेशान कर देने वाले हादसे का गवाह बना, जिसने इतिहास रच दिया। उस मनहूस दिन पीटर फार्ले विंगसूट उड़ान के एक उत्साह भरे सप्ताहांत के लिए 17 स्काई डाइवर्स के समूह में शामिल हुए। वे छोटे से सेसना विमान में चढ़े और विल्टन के ऊपर 14,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचे। इस समूह में सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन के उत्साही लोग थे। जोश और उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन जल्द ये छलांग भयावह मोड़ लेने वाली थी। 17 स्काई डाइवर्स ने नियमों के मुताबिक पैराशूट और ऐसे जंपसूट पहने थे जिनमें पैरों बाजुओं के बीच कपड़ा था, जिससे वे गिरते हुए आगे उड़ सकें, बिल्कुल एक इंसानी शुगर ग्लाइडर की तरह। डाइव सामान्य रूप से शुरू हुई। स्काई डाइवर्स ने योजना के अनुसार एक के बाद एक तेजी से विमान से बाहर निकले। पीटर और एक और विंगसूट फ्लायर स्कॉट हिंगर्टी अंत में कूदे। हिंगर्टी एक अनुभवी स्काई डाइवर जिनके पास 800 से ज्यादा जंप्स का अनुभव था। उन्होंने केवल 1 महीने पहले विंग शूटिंग शुरू की थी। वे उड़ रहे थे, तभी अचानक हादसा हो गया। वास्तव में कूदने के 39 सेकंड बाद स्कॉट के दाहिने हिस्से पर जोरदार झटका लगा और वो घूम गया। मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था, मैं बेहोश हो रहा था। वो कहता है, मेरे हाथ में कंधे से उंगलियों तक झंझनाहट थी। मुझे दायां पैर नहीं हिल रहा था, लगा कमर टूट गई है। उसने फुटेज इतने बार देखी है कि अब उसे सब पता है। मैंने एक बैरल रोल किया, मैं जमीन की तरफ देख रहा था और अचानक मैं आसमान की तरफ देख रहा था और फिर से जमीन की तरफ। स्कॉट हिंगर्टी की फेसबुक फोटो में उनके चोट के निशान दिखते हैं, जो जैसा कि उसे पता है पीटर फार्ले के साथ हवा में हुई टक्कर के बाद हुए थे। मैंने खुद को संभाला और पैराशूट खोलने की कोशिश की। फिर मैंने बाईं ओर 3 फ्लैट स्पिन किए। मैंने खुद से कहा, स्कॉट, अगर अभी कुछ नहीं किया तो मर जाओगे। मुझे सच में नहीं पता कैसे, लेकिन वो अपना पैराशूट खोलने में कामयाब रहा। कुछ देर बाद हिंगर्टी दर्द से चिल्लाता हुआ ड्रॉप जोन में आ गिरा। उसके शरीर के दाएं हिस्से पर गहरे नीले निशान थे। लेकिन पीटर फार्ले स्कॉट के उलट। पीटर फार्ले अपनी अनोखी कहानी सुनाने के लिए अब नहीं रहेंगे। हवा में टक्कर से वो पूरी तरह बेहोश हो गया, जिसका मतलब था कि वो अपने पैराशूट का रिकॉर्ड नहीं खींच सका। पैराशूट खोलने की क्षमता न होने के कारण वो तेजी से और जोर से नीचे गिरा। फर्ली का लाचार शरीर जैसे ही आसमान से गिरा, उसका रिजर्व पैराशूट 750 फीट की ऊंचाई पर अपने आप खुल गया
लेकिन वो नाकाफी था और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फार्ले पूरी तरह किस्मत के रहमो करम पर था। टक्कर के लिए खुद को संभालने का कोई मौका न होने से फार्ले जमीन पर बुरी तरह आ गिरा। हाईवे किनारे निर्माण स्थल पर फार्ले डंप ट्रक से टकराया। साथ ही स्काई डाइवर्स और राहगीर तुरंत सीपीआर देने दौड़े, लेकिन फार्ले की नब्ज नहीं चल रही थी और उनकी गर्दन टूट चुकी थी। फार्ले की गर्दन हवा में टकराने से टूटी थी या जमीन पर उतरते समय टूटी थी, ये मौत की जांच करने वाला अधिकारी तय करेगा। विंगसूट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर व इमरजेंसी डॉक्टर ग्लेन सिंगलमैन के अनुसार तेज रफ्तार की किसी भी टक्कर में गर्दन को आसानी से चोट लग सकती है। तो उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद पीटर फार्ले की मौके पर ही मौत हो गई। अब इस घटना को लेकर कई चिंताजनक संकेत सामने आ रहे हैं। सबसे पहले जांच में पता चला कि कई कूदने वालों में खुद पीटर फार्ले भी शामिल थे। आवश्यक ऑस्ट्रेलियाई पैराशूट फेडरेशन की अनुमति नहीं थी। एपीएफ बड़ी फॉर्मेशन जंप्स के लिए स्टार क्रेस्ट क्वालिफिकेशन। यह क्वालिफिकेशन यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभागियों के पास 10 से अधिक लोगों के साथ सुरक्षित रूप से जंप करने के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव है। प्रतिभागियों के बीच इन योग्यताओं की अनुपस्थिति सुरक्षा प्रोटोकॉल का एक गंभीर उल्लंघन था। दूसरा, जंप के आयोजन पर सवाल उठाए गए। इतने बड़े फॉर्मेशन डाइव की योजना और क्रियान्वयन, खासकर जब प्रतिभागियों के अनुभव स्तर अलग अलग हों, विवरणों पर बारीकी से ध्यान देने और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता होती है। इन दिशा निर्देशों को लागू करने में विफलता के कारण एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई, जिसने अंततः फर्ली की मौत का कारण बना। तीसरा, यहाँ निगरानी और देखरेख की भारी कमी थी। अनुभवी प्रशिक्षकों या जंप लीडर्स को सुनिश्चित करना था कि सभी प्रतिभागी जंप से पहले सुरक्षा मानकों का पालन करें। योग्यता की जांच में चूक और संभवतः स्काई डाइवर्स के बीच अनुभव की असंगति को नजरअंदाज करना दुर्घटना के जोखिम को काफी हद तक बढ़ा दिया। सबसे खास बात, बाद में एक अन्य विंगसूट उड़ाने वाले ने पुलिस को बताया कि उसने हिंगर्टी को अपने विंगसूट प्रशिक्षक से यह पूछते सुना, मैंने अब तक सिर्फ 3 विंगसूट जंप किए हैं, क्या मेरे लिए इस जंप में शामिल होना ठीक है? एक सवाल जिसका जवाब उन्होंने दिया, कोई चिंता नहीं दोस्त, तुम ठीक रहोगे। जांच ने पाया कि लापरवाही के बावजूद दुर्घटना आकस्मिक और रोकी जा सकती थी। इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आपराधिक आरोप दर्ज नहीं किए गए। हालांकि पहचानी गई सुरक्षा चूकों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई की गई। ऑस्ट्रेलियन पैराशूट फेडरेशन एपीएफ उन प्रशिक्षकों और जंप आयोजकों को निलंबित किया गया जो प्रतिभागियों की सुरक्षा और योग्यता सुनिश्चित करने में विफल पाए गए। एपीएफ ने विंगसूट प्रशिक्षकों और बड़े फॉर्मेशन जंप प्रतिभागियों के लिए अधिक मानक प्रशिक्षण व प्रमाणन अनिवार्य किया। ये सभी प्रमाणित प्रशिक्षकों के लिए व्यापक पुनः प्रशिक्षण था ताकि भविष्य की जंप में उच्च सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। ये निश्चित रूप से बहुत अच्छे नियम हैं। सुरक्षा उपाय प्रतिभागियों की भलाई की रक्षा के लिए होते हैं जो चरम खेलों में भाग लेते हैं, लेकिन पीटर के लिए ये नाकाफी था और बहुत देर से हुआ। अब मुझे लगता है कि यह सोचना आकर्षक है कि अगर पीटर ज्यादा अनुभवी होता तो क्या होता, लेकिन चरम खेलों में अनुभव हमेशा अप्रत्याशित परिस्थितियों से नहीं बचाता। हमारी अगली कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी विशेषज्ञता के बावजूद, चाहे शैक्षणिक हो या शौकिया, स्काई डाइविंग और विंगसूट फ्लाइंग में वो खुद को ऐसे खतरनाक हालात में पाया जिसके लिए कोई अनुभव उसे तैयार नहीं कर सकता था। जेफरी रॉबसन दक्षिण अफ्रीकी विंगसूट फ्लायर थे, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पीएचडी उम्मीदवार। जेफरी विंगसूट उड़ान की गणितीय मॉडलिंग में अग्रणी माने जाते थे। जेफरी रॉबसन का जन्म बेलविल, केप टाउन में हुआ। 24 जनवरी 1979 को उनकी प्रारंभिक शिक्षा बर्गलेट हाई स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने स्टेलनबॉश विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ली। यहां उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और एप्लाइड मैथमेटिक्स में मास्टर्स किया। उनकी शैक्षिक यात्रा यही नहीं थमी। उन्होंने स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्यूरिख में पढ़ाई जारी रखी, जहां उन्होंने एक क्रांतिकारी पीएचडी प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें विंगसूट के एयरफॉइल के विभिन्न गति पर काम करने का अध्ययन हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद जेफरी ने लंदन में कुछ समय वित्तीय क्षेत्र में बिताया। टोक्यो बैंक के लिए सांख्यिकीय विश्लेषण किया। हालांकि इससे खर्चे पूरे हो जाते थे, जेफरी को फंसा हुआ महसूस हुआ। वो अपनी जिंदगी से नाखुश था, इसलिए उसने अपनी शैक्षणिक विशेषज्ञता
और चरम खेलों के जुनून को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। इसी दौरान उसने स्काई डाइविंग और बेस जंपिंग शुरू की। आखिरकार वो विंग सूट फ्लाइंग तक पहुंचा। जेफरी ने उड़ान के जुनून को विज्ञान और इंजीनियरिंग की विशेषज्ञता से जोड़ा। वो अपनी उड़ान के रास्तों की बारीकी से गणना करता था और अक्सर अपने मॉडलों को हवा में आजमाता था। कई सफल स्काई डाइव्स के बाद जेफरी ने सोचा अब उसके रोमांच और गणित के शौक को आगे बढ़ाने का समय है। अपनी घातक छलांग के लिए जेफरी दक्षिण अफ्रीका के स्टेलनबोश के पास डुवेल्स क्लूफ की चट्टान से प्रॉक्सिमिटी फ्लाइट करने की कोशिश कर रहे थे। यह इलाका अपनी चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है, जिसमें सटीक नियंत्रण और विशेषज्ञ कौशल की आवश्यकता होती है। और इस तरह हम 12 अप्रैल पर आते हैं 2010। घटना के दिन सुबह साफ और ठंडी थी, जब जेफरी रॉबसन दोस्तों के बीच जियो के नाम से जाने जाते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ स्टेलनबॉश के पास ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में एक चुनौतीपूर्ण ट्रैक और बेस जंप की तैयारी कर रहे थे। समूह ने सुबह 5:15 बजे चढ़ाई शुरू की। जियो, जिसके पास एकमात्र हेडलैम्प था, रास्ता दिखाया। सुबह 9 बजे से ठीक पहले वे उस जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने डुई डुवेल्स क्लूफ की चट्टान से कूदने की योजना बनाई थी। हेलशुक हेलशाउटर पास और पेनियल के बीच। जब लेसी और ओकॉनर चट्टान के उत्तरी हिस्से से बेस जंप की तैयारी कर रहे थे, रॉबसन ने विंग सूट पहना। ऐसा सूट शरीर की सतह बढ़ा देता है, जिससे पहनने वाला दूर तक हवा में ग्लाइड कर सकता है। जियो एक अनुभवी स्काई डाइवर और उत्साही विंग सूट फ्लायर के रूप में उसने इस उड़ान की सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी। वो एक नया रास्ता आजमा रहा था और साथ ही अपनी पीएचडी की पढ़ाई से जुड़े विचारों का परीक्षण भी कर रहा था। उसका शोध विंग सूट की उड़ान पर विस्तृत गणनाएं करता था, जिसमें जीपीएस और पोजीशन मापने वाले सेंसर से प्राप्त डेटा का उपयोग किया जाता था। गति और पर्यावरणीय स्थितियां जैसे वायु दाब। जब उसके दोस्त देख रहे थे, जियो ने बिल्कुल सही छलांग लगाई और उसने अपनी गणना की हुई उड़ान पथ का अनुसरण करने के लिए 90 डिग्री का मोड़ लिया, जो उसे एक कगार के ऊपर से ले जाता। लेकिन चट्टान के एक मोड़ के चारों ओर उड़ने के कुछ ही देर बाद एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। कुछ बहुत बुरा हो गया था। उसके दोस्तों ने जल्दी ही समझ लिया कि स्थिति गंभीर है और मदद के लिए बुलाया। ये इलाका पैदल पहुंचना मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने रेड क्रॉस एयर मर्सी सर्विस से हेलीकॉप्टर बुलाया। दुर्भाग्यवश जब तक मदद पहुंची, रॉबसन की चोटें बहुत गंभीर थीं, इसलिए जब तक मदद पहुंची वो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। अपनी पूरी तैयारी के बाद भी उड़ान में अचानक तेज हवा से जेफरी की दिशा बदल गई। अपना रास्ता सही करने में असमर्थ वो पहाड़ी की ढलान से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप घातक टक्कर हुई। इस घटना ने विंगसूट फ्लाइंग की अनिश्चितता दर्शाई, जहां सबसे छोटी गलती भी तबाही का कारण बन सकती है। जेफरी की मौत एकेडमिक और विंगसूट समुदायों दोनों के लिए एक बड़ी क्षति थी। वैज्ञानिक योगदान और साहस के लिए उन्हें बहुत सम्मानित किया जाता था। अगली कहानी मार्क एंड्रियोस से जुड़ी है। 3 जून को एक 65 वर्षीय ब्रिटिश बेस जंपर ने दुखद रूप से अपनी जान गंवा दी। 2023 इटली के डोलोमाइट्स में विंगसूट जंप के वक्त खेल में देर से आने के बावजूद मार्क अपने निडर जज्बे के लिए मशहूर थे, क्योंकि उन्होंने 600 से ज्यादा जंप की थी। उन्होंने 2014 में शुरुआत की थी। बेस जंपिंग देर से शुरू करने पर भी मार्क जल्द ही समुदाय में प्रसिद्ध हो गए। वो अपने जंप्स के वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते थे और यूरोप में अपने साहसिक कारनामे दिखाते थे। नॉर्वे, इटली और रूस इसमें शामिल हैं। मार्क अपनी पत्नी के साथ मॉस्को और बुखारेस्ट में भी रहते थे। एक सेवानिवृत्त इंजीनियर के रूप में उन्होंने बेस जंपिंग की रोमांचक जीवन शैली को बेहद उत्साह से अपनाया था। अपने घातक जंप वाले दिन मार्क ने पगनेला से छलांग लगाई। ये ट्रेंटो, इटली के पास एक प्रसिद्ध और कठिन बेस जंपिंग स्थान है। हादसा एक साफ शनिवार सुबह हुआ था। मार्क कथित रूप से एक और रोमांचक छलांग की तैयारी में अकेले वहां गया। एक आखिरी जांच करने के बाद मार्क ने छलांग लगाई। शायद उसने छलांग लगाने का रोमांच अपनी नसों में दौड़ता हुआ पहले कुछ सेकंडों में महसूस किया होगा, लेकिन अपने अनुभव के बावजूद कुछ बहुत ही गलत हो गया। जैसे ही वो कूदा, एक तेज हवा का झोंका उसे चौंका गया। उसकी दिशा बदल गई और वो खतरनाक रूप से चट्टान के पास पहुंच गया। गवाहों ने देखा कि वो नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा बहुत तेज थी। जैसे ही मार्क तेजी से नीचे आया, वो चट्टान के उभरे हुए किनारे से टकरा गया, जिससे उसका नियंत्रण और कम हो गया। खुद को स्थिर करने की बेताब कोशिश में उसने पैराशूट खोलने की कोशिश की। दुर्भाग्यवश पैराशूट खोलना बहुत देर से हुआ और वो चट्टान के किनारे से नीचे गिरता चला गया।
किनारे से टकराने से उसे पहले ही गंभीर चोटें लग चुकी थीं। इसके बाद जिंदा बचने की संभावना बहुत कम रह गई। मार्क का शरीर चट्टान से बेकाबू गिरता दिखा और उसका पैराशूट आंशिक रूप से खुला। जब तक आपातकालीन सेवाएं आईं, ये साफ था कि वो टक्कर से नहीं बचा। उसका शव पर्वतीय बचाव हेलीकॉप्टर से बरामद कर पास के अस्पताल ले जाया गया। विडंबना ये है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसी स्थान के पास हुई जहां एक ब्रिटिश बेस जंपर डायलन मॉरिस रॉबर्ट्स ठीक 1 साल पहले मारे गए थे। उनकी मौत के हालातों की जांच स्थानीय अधिकारी कर रहे हैं। जहां मार्क का हादसा हुआ, वो इलाका अपनी कठिनाई के लिए जाना जाता है और सिर्फ विशेषज्ञों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि उतराई के पहले 700 फीट खास तौर पर बेहद खतरनाक हैं। जहां चट्टानी कगारें और पेड़ों की रुकावटें हों, वहां सटीक दिशा निर्देशन चाहिए। अनुभवी जंपर्स भी चेतावनी देते हैं कि यहाँ की पेचीदा हवा की परिस्थितियां खतरा बढ़ाती हैं। लेकिन मार्क एंड्रूज की मौत एक और खतरा दिखाती है, जो बेस जंपिंग से संबंधित है। पर्यावरण की अनिश्चितता। यहाँ तक कि अनुभवी जंपर्स को भी अचानक हवा बदलने जैसी चुनौतियां मिल सकती हैं, जो पहले से तय जंप को पूरी तरह बदल सकती हैं। सावधानियों के बावजूद यह चरम खेल अनियंत्रित तत्वों के कारण यह घातक रहता है। एक खेल के रूप में पिछले 20 वर्षों में बेस जंपिंग ने 400 से अधिक लोगों की जान ली है और उपकरण व प्रशिक्षण में प्रगति के बावजूद खेल की अनिश्चितता के कारण यह आंकड़ा जल्द कम नहीं होगा। मार्क का निधन चरम खेलों में रोमांच और त्रासदी के बीच बारीक अंतर की एक कड़ी याद दिलाता है। हमारी अगली कहानी लियू निंग पर केंद्रित है, जो 24 वर्षीय चीनी कॉलेज छात्र थे, जिनकी 12 मई 2020 को एक विंगसूट उड़ान के दौरान दुखद मृत्यु हो गई। लियू एक अनुभवी विंगसूट फ्लायर थे, जो चीन के हुनान प्रांत के खूबसूरत झांगजियाजी पहाड़ों में एक डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग में भाग ले रहे थे। उस दिन लियू और उनके कैमरामैन ने 8000 फीट ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। ये फुटेज दिखाता है कि उनका जंप पार्टनर उन्हें इशारा कर रहा है, क्योंकि वो उड़ान पथ से भटक गई थीं। उनकी कोशिशों के बावजूद लियू रास्ते से भटक गईं और तेजी से पेड़ों की ऊपरी सीमा की ओर तेजी से नीचे उतरने लगीं। वो पैराशूट खोलने में नाकाम रहीं और जंप के कुछ ही देर बाद नजर से ओझल हो गईं। इसके बाद तुरंत बड़ा खोज अभियान शुरू हुआ। इसमें हेलीकॉप्टर, ड्रोन व स्थानीय ग्रामीण थे। 3 घंटे बाद लियू का शव घने जंगल में 3000 फीट की ऊंचाई पर मिला। उनके कूदने के स्थान से लगभग 7000 फीट दूर उनका पैराशूट नहीं खुला था। ये दर्शाता है कि वो अपने अंतिम क्षणों में नियंत्रण वापस पाने में असमर्थ थीं। उनकी मृत्यु की खबर ने सबका ध्यान खींचा। कम से कम 25 करोड़ लोगों ने वो वीडियो देखा जिसमें उनका आखिरी जंप दिखाया गया था। ये खतरनाक खेल में किसी चीनी खिलाड़ी के साथ शुरुआती घातक हादसों में से एक था। उनकी मौत ने उड़ान मार्ग बनाए रखने के महत्व और सुरक्षा उपकरणों की अहम जरूरत पर बहस छेड़ दी, जैसे कि जीपीएस ट्रैकर्स। उच्च जोखिम गतिविधियों के दौरान उनकी मृत्यु से चीन में इस खेल की जांच बढ़ी। इसे पहले से ही उच्च लागत और व्यापक प्रशिक्षण के कारण एक विलासितापूर्ण गतिविधि माना जाता है। लियू के अनुभव के बावजूद ये घटना विंगसूट फ्लाइंग की अप्रत्याशित प्रकृति और गलती की बहुत कम गुंजाइश को उजागर करती है। उनकी मृत्यु विंगसूट फ्लाइंग के खतरों की गंभीर याद दिलाती है, यहाँ तक कि उनके लिए भी, जिनके पास व्यापक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता है। विंगसूट फ्लाइंग वास्तव में जितनी खतरनाक लगती है, उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित है। मुझ पर यकीन नहीं है, अंत तक देखें। 2017 में फ्रेड फ्यूजन और विंस रेफेट ने स्विस आल्प्स की जंगफ्राउ पर्वत से छलांग लगाकर उड़ते हुए पिलाटस पोर्टर विमान में प्रवेश किया। हाँ, फिर है इतालवी विंगसूट दिग्गज रॉबर्ट मैंचिनो। 2015 में पनामा सिटी में 2 ऑफिस बिल्डिंग्स के बीच विंगसूट पहनकर सफलतापूर्वक उड़ान भरी थी। अंदाजा लगाओ मुझे ये अविश्वसनीय कहानियां कहां मिली? बिल्कुल सही, उन कंपनियों की वेबसाइट्स पर जो विंगसूट फ्लाइंग के अनुभव उपलब्ध कराने में विशेषज्ञ हैं। लेकिन इन वेबसाइट्स पर विंगसूट डाइविंग के अंधेरे पहलू का कहीं जिक्र नहीं था, सिर्फ एड्रेनलिन रश और नजारों की बात थी। हर ऐसे उड़ान भरने वाले के पीछे जिसने बादलों के बीच से सरकते हुए उड़ान भरी है, कई लोगों की कहानियां हैं जो सुरक्षित जमीन पर नहीं लौट सके।
जब आप समझेंगे कि हालात कितनी जल्दी बिगड़ सकते हैं, तो टर्मिनल वेग से हवा को चीरने का रोमांच भी भूल जाएंगे। इस वीडियो ने दुनिया का ध्यान खींचा है क्योंकि इसमें हैरान कर देने वाला पल कैद है। 29 सितंबर 2016 को एरिक डॉस सैंटोस, एक अनुभवी विंगसूट पायलट, ने फ्रेंच आल्प्स के बीच से एक सामान्य मानी जा रही उड़ान शुरू की थी। वीडियो की शुरुआत में जब एरिक उड़ान भरने वाले थे, सब सामान्य था, जबकि रोमांच असाधारण था। हेलमेट, कैमरा ऑन कर। उड़ान से पहले उन्होंने यूं ही आओ रिवोर कहा। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी उड़ान में कितना नाटकीय मोड़ आने वाला है। आओ रिवोर, आओ रिवोर। जब वे बर्फ से ढके पहाड़ों और नुकीली चट्टानों के ऊपर उड़ रहे थे, कैमरे ने रोलर कोस्टर जैसी नीचे उतरती उड़ान को हरे भरे जंगल की ओर कैद किया। उस दृश्य की खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर रही थी। नीचे एरिक की परछाई उसके रास्ते के साथ साथ चल रही थी। ये इंसान और प्रकृति के बीच साहसी नृत्य की एक शांत, सौम्य तस्वीर थी। हालांकि उड़ान के सिर्फ 51 सेकंड बाद कहानी में दिल दहला देने वाला मोड़ आया। एरिक ने अचानक और तेजी से अपनी ऊंचाई खो दी। एक पल में जो एक सामान्य उड़ान होनी चाहिए थी, वो लगभग मौत की खबर बन गई। ये फुटेज सीधे एरिक के नजरिए से ये दिखाता है कि वो पेड़ों की चोटियों के ठीक ऊपर 90 मील प्रति घंटे से भी अधिक की चौंका देने वाली रफ्तार से उड़ान भर रहे हैं। जैसे ही एरिक धीमा होना शुरू करते हैं, गति और ऊंचाई खोते हुए सबसे बुरा होता है। वो तेज उड़ते हुए पेड़ की चोटी से टकराता है। उसका कैमरा टक्कर से ठीक पहले का डरावना पल कैद करता है। फिर स्क्रीन काली हो जाती है। एरिक इस मुठभेड़ में चमत्कारिक रूप से बच गया, लेकिन इसका उसके शरीर पर गहरा असर हुआ। गिरने से उसके बाएं कंधे की हड्डी टूट गई, उसके बाएं कंधे के ऊपरी हिस्से में फ्रैक्चर हुआ, उसकी बाईं हंसली में फ्रैक्चर हुआ और उसकी बाईं ओर की 3 पसलियां भी टूट गईं। उसकी गर्दन पर चोट के निशान और लिवर कटा था। सिर में चोटें और उसके सिर पर कई कट लगे हुए थे। सिर की चोट से उबरने में उसे हाइपरबैरिक चैम्बर की जरूरत पड़ी, लेकिन फिर भी वो पूरी उड़ान की रफ्तार में बिना पैराशूट खोले विंगसूट क्रैश से बच गया। ये उसकी जबरदस्त किस्मत थी। एरिक दुनिया में सिर्फ दूसरा ज्ञात व्यक्ति है जो ऐसे भयानक हादसे से बचा है। विंगसूट फ्लाइंग में एरिक की तरह एक खास सूट पहनना पड़ता है, जिसमें बाहों, पैरों और शरीर के बीच नायलॉन झिल्लियां होती हैं। इससे वायुक्तिकीय सतहें बनती हैं, जो उड़ने वाले को हवा में क्षैतिज रूप से ग्लाइड करने देती हैं। यह पक्षियों या चमगादड़ों की उड़ान की नकल करता है। विंगसूट फ्लाइंग बेस जंपर्स में खास लोकप्रिय है, जो हवाई जहाज के बिना उड़ान का शुद्ध रूप खोजते हैं। इसके बजाय वे ऊंची जगहों जैसे चट्टानों या ऊंचे प्लेटफॉर्मों पर चढ़ते हैं और सीधे हवा में कूद जाते हैं। एक बार हवा में पहुंचने के बाद उड़ान की दिशा नियंत्रित करने के लिए सटीक हरकतें जरूरी हैं। अपने हाथों या पैरों की हल्की हलचल से वे अपनी दिशा और स्थिरता में काफी बदलाव ला सकते हैं। अपनी उड़ान के अंत में विंगसूट फ्लायर्स सुरक्षित लैंडिंग के लिए छोटा पैराशूट खोलते हैं। यह सुनने में सरल लग सकता है, असलियत यह है कि विंगसूट को नियंत्रित करने की तकनीक बेहद जटिल होती है और इसके लिए बहुत ज्यादा कौशल और अभ्यास की जरूरत होती है। कई जंपर्स इस नियंत्रण में महारत हासिल करने के लिए जूझते हैं, जो सुरक्षित उड़ान के लिए जरूरी है। अनुभवी फ्लायर्स भी इस खेल की अनिश्चितता के कारण चुनौतियां झेल सकते हैं, जहां छोटी सी गलत गणना भी गंभीर परिणाम ला सकती है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं लगता, लेकिन असलियत में कई गोताखोरों और बेस जंपर्स को ठीक इसी तरह की स्टीयरिंग को संभालने में नाकाम रहने के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन जाहिर है, सभी बादलों में उड़ने की कहानियां एरिक डोस सैंटोस के मामले की तरह चमत्कार पर खत्म नहीं होती। 2018 में एमी जीन सेंट हिलेर एडम, कनाडा की 27 साल की एक एलीट जंपर, वो वाइड ओपन विंगसूट सीरीज में थी। ये प्रतियोगिता दुनिया के सबसे कुशल विंगसूट पायलटों को आकर्षित करती है, जो आसमान में एक दूसरे से रेस लगाने के लिए हाई परफॉर्मेंस विंगसूट पहनते हैं। उस मनहूस दिन एमी जीन एक और जंपर के खिलाफ रेस कर रही थीं, जब हवा में उनके बीच एक भयानक टक्कर हो गई। प्रतियोगिता के एक होस्ट ने बताया, वे जंप के लिए निकले और दोनों जंपर एक दूसरे को नहीं देख पाए। अस्थिरता आई और टक्कर हो गई। अगर वे एक दूसरे से 1 फुट दूर गुजरते तो वे एक दूसरे को पूरी तरह से चूक जाते और यह कोई घटना ही नहीं होती। ये बस कुछ चीजों और बदकिस्मती का मेल था जिससे ये हुआ। सारी गलत चीजें बस गलत समय और गलत जगह पर हो गईं। टक्कर से वो बेहोश हो गया। वो पैराशूट की रिप कॉर्ड नहीं खींच पाया। अपने पैराशूट को खोलने की क्षमता न होने के कारण वह 100 मील प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से नीचे गिरा। रिवरसाइड काउंटी में घर की छत से टकराया।
लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से 70 मील पूर्व टक्कर बहुत विनाशकारी थी। एम्मा जीन अपने 1000 से ज्यादा सफल जंप्स के लिए मशहूर थे। विंगसूट की दुनिया में एक सम्मानित शख्सियत, उनकी बहादुरी और कौशल की सराहना होती थी, का निधन हो गया। उसका सिर झुका हुआ था, आप जानते हैं, हाथ लटक रहे थे, पैर लटक रहे थे। उसने ग्लाइडर सूट पहना था, लेकिन आप जानते हैं उसका इमरजेंसी पैराशूट आखिरी वक्त में खुल गया, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। दुर्भाग्य से जंप के दौरान कुछ गलत हो जाए तो सारी काबिलियत और अनुभव, पिछले रिकॉर्ड, ये सब कुछ बेकार हो जाता है। विंगसूट फ्लाइंग में मुख्य खतरा नियंत्रण खो देना। ऐसा कुछ नहीं है जिसकी आप सच में ट्रेनिंग ले सकें। जो जंपर उस स्थिति में होते हैं वे पूरी तरह हवाओं पर निर्भर होते हैं, उनके आसपास का माहौल और वही ऊंचाई जहां उन्होंने नियंत्रण खोया। अधिकतम ऊंचाई पर विंगसूट फ्लायर्स आमतौर पर 100 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार तक पहुंच जाते हैं। इन रफ्तारों पर किसी भी ठोस वस्तु से टकराव, चाहे जमीन हो या संरचना, बेहद गंभीर होता है। मानव शरीर इतनी तेज टक्कर को बिना गंभीर चोट या मृत्यु के सहन नहीं कर सकता। एमी जीन के लिए हवा में टक्कर से एमी जीन बेहोश होकर उड़ता मानव उल्का बन गई। यहाँ तक कि अगर वह जाग रहे होते और सतर्क होते, इतनी तेज रफ्तार में दुर्घटना से बचना पहले ही बहुत मुश्किल था। लेकिन बेहोश, उसके पास कोई मौका नहीं था। असल मायने में उस टक्कर ने उसकी किस्मत पर मुहर लगा दी। वो जमीन पर गिरने से पहले ही जा चुका था। और बस इसी तरह एक खेल जो एड्रेनलिन और सटीकता पर चलता है हमें याद दिला दिया कि इसमें गलती की गुंजाइश बेहद कम है। 27 जुलाई को 2018 फ्रांस के बोलोने सुर मेर का आसमान एक दुखद और असामान्य दुर्घटना का गवाह बना, जिसने कई अदालती मामलों और आखिरकार एक दोष सिद्धि तक पहुंचाया। निकोलस गैली 40 साल की उम्र में एक कुशल विंगसूट डाइवर थे, जिनका आसमान छूने वाले रोमांच के प्रति जुनून चरम खेल समुदाय में अच्छी तरह से जाना जाता था। उस साधारण दिन निकोलस ने 14,000 फीट की ऊंचाई से एक और रोमांचक डाइव के लिए निकले। निकोलस ने एक इंजन वाले पिलाटस विमान से छलांग लगाई थी। ये विंग शूटर्स की आम पसंद है। डाइव सामान्य ढंग से शुरू हुई जब वह और एक अन्य स्काई डाइवर हवा में उड़ रहे थे। उनके विंग सूट से वे पक्षियों की तरह ग्लाइड कर सके। आसमान साफ था, सब सामान्य था। कुछ ही पलों में अजीब और विनाशकारी घटनाओं की एक श्रृंखला घट गई। पिलाटस के पायलट, जल्दबाजी में पायलट ने तेजी से नीचे उतरना शुरू किया ताकि अगले जंपर्स के लिए लौट सके। ठीक उसी समय निकोलस, एड्रेनलिन से भरपूर, ने एक रास्ता चुना जो नीचे आते विमान के साथ घातक रूप से टकराने वाला था। विशाल आकाश अचानक एक गंभीर चूक के लिए तंग सी जगह बन गया। विमान के चौड़े पंख हवा चीरते हुए बढ़ रहे थे। वो अनजाने में निकोलस से टकराने वाला था। जैसे ही निकोलस नीचे की ओर फिसल रहा था, पायलट गोताखोर की नजदीकी से अनजान था। उसने नीचे उतरना जारी रखा। अपनी डाइव के सिर्फ 20 सेकंड बाद वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। निकोलस उसी विमान से टकरा गया जिससे वो अभी कूदा था। टक्कर बहुत जबरदस्त और तुरंत हुई थी। इतनी ऊंचाई और रफ्तार पर विमान के पंख से टकराना निकोलस के लिए तुरंत ही जानलेवा साबित हुआ। टक्कर के साथ ही उसने जान गंवा दी। अब इस घटना को लेकर कई बातें खटकती हैं। सबसे पहले, पायलट बिना वैध लाइसेंस के विमान उड़ा रहा था। दूसरा, स्काई डाइवर्स को प्री जंप ब्रीफिंग नहीं मिली थी। ये एक चूक थी जिसने शायद उड़ान मार्गों को लेकर घातक गलतफहमी में योगदान दिया। आखिरकार पायलट ने मान लिया था कि निकोलस और दूसरा डाइवर जितना दक्षिण में थे उससे कहीं ज्यादा दक्षिण में हैं। इस भयानक हादसे के बाद एक कोर्ट केस हुआ जिसमें अभियोजकों ने गैली की मौत का मुख्य कारण पायलट की गलती को बताया, जिस दावे का पायलट ने विरोध किया। उसने बचाव में कहा कि गैली तय उड़ान मार्ग से भटक गए थे, एक रास्ता जिस पर उसे नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है मेरी उड़ान का रास्ता सही था, पायलट ने मुकदमे में कहा, ये मानते हुए कि ये घटना त्रासदी थी। उन्होंने खुद को दोषी नहीं माना। हालांकि अदालत ने अलग फैसला दिया। पायलट की गलती और अमान्य लाइसेंस के साथ उड़ान भरने की लापरवाही नजरअंदाज नहीं की जा सकती थी। उसे गैर इरादतन हत्या में 12 महीने की निलंबित सजा मिली और 1 साल तक उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया। सबसे डरावनी बात यह है कि निकोलस 2018 में बेस जंपिंग के कारण मरने वाले 23 लोगों में से सिर्फ एक था। हाँ, आपने सही सुना, 23। औसतन
ये संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन जब आप इसमें भाग लेने वालों की कम संख्या देखें तो मृत्यु दर खतरनाक रूप से अधिक है। तो लोग इतना जोखिम क्यों लेते हैं और इसमें क्यों शामिल होते हैं? कुछ लोगों को सुरक्षा की सीमाएं पार करने से एड्रेनलिन मिलता है, लेकिन उली मैनुएले के लिए यह सिर्फ मौत से बचने का रोमांच नहीं था। हर छलांग सच में आखिरी हो सकती थी। यह इंसानी उड़ान की सीमाओं को आगे बढ़ाने की बात थी। उली मैनुएले विंगसूट फ्लाइंग में अपने असाधारण कौशल और सटीकता के लिए प्रसिद्ध थे। इस खेल के प्रति उनका नजरिया लगभग कलात्मक था। वे लगातार अपनी उड़ान के रास्ते को परिपूर्ण करने और ऐसे कारनामे करने की कोशिश करते रहते थे जिन्हें पहले किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। वीडियो में उनकी सबसे रोमांचक छलांगों में से एक में उली ने 2014 में स्विट्जरलैंड के लाउटर ब्रुनेन में एक पहाड़ में 6.5 फीट चौड़े गुफा के छेद से उड़ान भरी थी। ये एक ऐसा कारनामा था जिसमें सिर्फ जबरदस्त बहादुरी ही नहीं, बल्कि बेहद सावधानी पूर्वक योजना और सटीकता भी जरूरी थी। उसकी गलती की गुंजाइश बेहद कम थी, और अगर उसने जरा सी भी चूक की होती तो वो गुफा की किसी भी दीवार से बुरी तरह टकरा जाता। ये छलांग उसकी कई दूसरी छलांगों की तरह गोप्रो कैमरा पर रिकॉर्ड हुई ये वीडियो YouTube पर 1 मिलियन से ज्यादा बार देखी गई है। उली मैनुएले ने अपने एक और सनसनीखेज सपने को भी साकार किया। आग के छल्ले के बीच से उड़ान भरना। कुछ दोस्तों की मदद से वे भारी धातु की मशीन को ऊंचे इटालियन आल्प्स में ले गए। थोड़े से जुगाड़ के साथ सहायक दल ने सब कुछ तैयार किया। जैसे ही हवा धीमी हुई, उली जलते घेरे के बीच से उड़ सका। अगस्त 2016 में उली मैनुएले डोलोमाइट्स इटली में था। वो अपनी सबसे साहसी विंगसूट उड़ानों में से एक के लिए तैयार था। उसने एक चुनौतीपूर्ण रास्ता चुना जिसमें एक संकरे चट्टानी दर्रे से उड़ना था। अपने असाधारण कौशल और खतरनाक भूभाग में रास्ता साधने की अपनी क्षमता पर भरोसे के लिए प्रसिद्ध थे। उली ने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वो अपने शुरुआती बिंदु से कूदे और नियंत्रित होकर उड़ते गए, जैसा उन्होंने पहले 60 से भी ज्यादा बार किया था। उड़ान बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही थी, जो उनके गोप्रो कैमरा में रिकॉर्ड था। उली दिखा रहे थे कि उन्हें विंगसूट फ्लाइंग में दुनिया के सबसे बेहतरीन लोगों में क्यों गिना जाता है। वो एक और शानदार जंप पूरा करने वाले थे, लेकिन तभी एक दिल दहला देने वाले पल में उन्होंने गलत अनुमान लगा लिया। आकलन की इस छोटी सी चूक ने उन्हें चट्टानों के करीब ला दिया। उन्होंने नियंत्रण खो दिया। इससे पहले कि वो पैराशूट खोलते, उली तेज रफ्तार से पहाड़ से टकरा गए। यह एक विनाशकारी टक्कर थी। दुख की बात है, उनके लिए बचना नामुमकिन था। इससे साबित होता है कि पेशेवर विंगसूटर्स भी हादसों से अछूते नहीं हैं, चाहे उन्होंने पहले सीमाएं लांघकर रिकॉर्ड तोड़े हों। और इसके सबूत के तौर पर 2022 में रिचर्ड पाउशेरे के साथ हुई एक घटना की कहानी है। पाउशेरे एक पेशेवर बेस जंपिंग प्रशिक्षक थे, जिनके पास 20 से अधिक वर्षों का स्काई डाइविंग अनुभव और 14 से अधिक वर्षों का बेस जंपिंग अनुभव था। लॉस एंजलिस की घाटियों से चीन के झांगजियाजी पर्वत तक उन्होंने लगभग हर जगह छलांग लगाई थी। उन्होंने एपेक्स बेस नामक बेस जंपिंग उपकरण और प्रशिक्षण कंपनी की सह स्थापना भी की थी। अपनी पत्नी के साथ मिलकर 7 जनवरी 2022 को एक धूप भरे दिन पाउशेरे और उनके दोस्त मोआब यूटा में सुपर गॉर्जियस नामक एक लोकप्रिय जंपिंग स्पॉट पर गए, जो कैसल वैली और कोलोराडो नदी के शानदार दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ये जगह अपनी चुनौतीपूर्ण भूभाग और शानदार दृश्यों के कारण अनुभवी जंपर्स की पसंद थी। उस दिन प्रॉक्सिमिटी फ्लाइट की योजना थी। ये तकनीक अनुभवी स्काई डाइवर्स इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें सामान्य जंप साधारण लगती है। इस तकनीक में आसपास की जमीन के जितना संभव हो सके उतना करीब उड़ना शामिल था। जैसे ही सूरज ने घाटी पर परछाइयां डाली, पाउशेरे ने सूट पहन आत्मविश्वास के साथ चट्टान से छलांग लगाई और नीचे ऊबड़ खाबड़ इलाके की तरफ उड़ गए। हालांकि सब कुछ योजना के अनुसार नहीं हुआ। उस दिन पाउशेरे के साथ क्या हुआ ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अधिकारियों ने जानकारी जारी नहीं की है। हमें सिर्फ पता है कि उनके पास मौजूद सैटेलाइट मैसेजिंग डिवाइस ने उनकी छलांग के कुछ मिनट बाद टक्कर का पता लगाया। इससे अधिकारियों को आपातकालीन SOS कॉल मिली। पाउशेरे के साथी, जो चट्टान की चोटी पर ही रहे, ने सैटेलाइट मैसेजिंग डिवाइस सक्रिय कर आपातकालीन सहायता मांगी। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की। इसके बाद खोज और बचाव अभियान शुरू हुआ। उन्हें बाद में उनके कूदने के स्थान से लगभग 1000 फीट नीचे और कोलोराडो नदी से लगभग 700 फीट ऊपर एक खड़ी ढलान पर पाया गया। इस अनुभवी जंपर के अंतिम क्षणों में क्या हुआ हम कभी नहीं जान पाएंगे। हम सिर्फ इतना जानते हैं
कि उस छलांग के बाद रिचर्ड मृत मिले और सबसे अधिक संभावना है कि वे किसी चट्टान से टकरा गए थे। लेकिन जब आप सोचते हैं कि इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता, तो विंग शूटिंग का एक पहलू है जिसमें लोग समूह में साथ उड़ते हैं, अकेले उड़ान भरने के बजाय। 23 अप्रैल को 2014 एक्सट्रीम स्पोर्ट्स की दुनिया अपने 3 सबसे अनुभवी विंग सूट फ्लायर्स की विनाशकारी त्रासदी से हिल गया। डैन विकेरी, लुडोविक वर्थ और ब्रायन ड्रेक, ये तिकड़ी जो अपनी कौशल के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्विट्जरलैंड की लुजेंथल घाटी में हेलीकॉप्टर से एक चुनौतीपूर्ण प्रॉक्सिमिटी फ्लाइट शुरू की। उनकी योजना एक रिज के ठीक ऊपर से खड़ी ढलान वाला उड़ान पथ अपनाने की थी। ये एक ऐसा करतब है जिसमें जमीन के बहुत करीब होने के कारण बिल्कुल सही तरीके से अंजाम देना जरूरी होता है। दुर्भाग्यवश एक गंभीर गलत आकलन हो गया। उनकी उतराई के दौरान वे खड़ी पहाड़ी के ऊपर से उड़ने का लक्ष्य बना रहे थे, जो उन्हें उतरने के लिए एक अधिक उपयुक्त क्षेत्र में ले जाती। दुर्भाग्यवश उन्होंने अपनी उड़ान पथ का गलत अनुमान लगाया। समूह अंत में पहाड़ी की चोटी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, जो अचानक उन्हें समतल इलाके में ले गया, जहां सुरक्षित लैंडिंग या पैंतरेबाजी के लिए स्थान नहीं था। विंग सूट पहनकर उड़ने वालों के लिए यह खतरनाक था, क्योंकि वे लिफ्ट और नियंत्रण के लिए ज्यादा ढलान पर निर्भर करते हैं। अपनी दिशा सुधारने की एक हताश कोशिश में उन्होंने तेज बाईं ओर मोड़ लिया। वे उस हिस्से की ओर बढ़े जहां ढलान और भी तीखी थी, जो शुरुआत में पहाड़ी की वजह से छुपा हुआ था। यही उनकी घातक गलती थी। अचानक दिशा बदलने से वे जल्दी जमीन के पास आ गए। दुर्भाग्यवश तीनों उड़ने वालों ने ऊंचाई और जमीन से दूरी का गलत अनुमान लगाया। विकेरी और ड्रेक सुरक्षित ढलान तक पहुंचने से सिर्फ 30 फीट से कुछ ज्यादा दूर थे जब वे भयानक तरीके से जमीन पर उतरे, जबकि वर्थ सिर्फ 10 फीट से चूक गए। टक्कर जोरदार और तुरंत हुई। फिकारी और वर्थ ने वही दम तोड़ दिया। ड्रेक ने 4 दिन बाद चोटों से दम तोड़ दिया। यहां तक कि एक ऐसे खेल के लिए भी जो अपनी मृत्यु दर के लिए जाना जाता है। 3 लोगों की मौत की खबर ने पूरे विंगसूट समुदाय को झकझोर कर रख दिया। और फिर भी खतरों और इस खेल की बेरुखी की गंभीर याद दिलाने के बावजूद ये खेल लगातार बढ़ रहा है। दुनिया भर के लोग उड़ान के रोमांच की ओर लगातार आकर्षित होते हैं, यहां तक कि इस असली खतरे के बावजूद कि ये उनके जीवन का आखिरी काम हो सकता है। बिल्कुल, इस वीडियो में मैंने आपके लिए विंगसूट फ्लाइंग की सबसे भयानक चोटों और मौतों के उदाहरण जुटाए हैं। मुझे ये बताना चाहिए कि लगभग हर 600 विंगसूट बेस जंपिंग उड़ानों में एक बार घातक हादसे होते हैं। ये स्काई डाइविंग से ज्यादा जोखिम भरा बनता है, जहां मृत्यु दर लगभग 10 लाख जंप्स में 5 होती है। क्या विंगसूट डाइविंग जितनी लगती है उससे ज्यादा सुरक्षित है? तो अगर इसे समझाने की कोशिश करूं, आज अपनी कार चलाना इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हर 147 कार दुर्घटनाओं में से 1 में मौत होती है। दिलचस्प बात यह है, उच्च जोखिम के बावजूद विंगसूट फ्लाइंग कई साहसी लोगों को आकर्षित करता है। और निश्चित रूप से ये आंकड़े इस खेल पर किए गए व्यापक अध्ययनों और रिपोर्टों से आते हैं। जमीन तेजी से करीब आ रही है, जैसे कोई बड़ा मुंह आपको निगलने को तैयार हो। आपका दिल जोर जोर से धड़क रहा है और आप मुश्किल से सांस ले पा रहे हैं। आप आखिरी बार पैराशूट की रस्सी आजमाते हैं, कई असफल प्रयासों के बाद एक चमत्कार की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। नीचे सब कुछ रंगों की धुंध है जो हर पल करीब आ रही है। आप हर एक विवरण देखते हैं, हर एक छाया, जैसे डर पूरे शरीर में फैल जाता है। आप पल भर के लिए आंखें बंद कर लेते हैं, समझ जाते हैं कि अब अंत आ गया। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण की तेज खींच महसूस होती है, आप घबरा जाते हैं और आपके अंतिम पल तेजी से आपके सामने आ पहुंचते हैं। ये विंगसूट फ्लाइंग के उन पलों का खौफ है जब सब कुछ गलत हो जाता है। विंगसूट फ्लाइंग एक ऐसा खेल है जिसमें प्रतिभागी हवा में ग्लाइड करते हैं। वे एक खास सूट पहनते हैं जिसकी बाहों और पैरों के नीचे कपड़े की झिल्लियां लगी होती हैं। ये सूट शरीर की सतह क्षेत्र को बढ़ा देता है और पैराशूट के पंख की तरह काम करता है, जिससे गिरने की गति धीमी हो जाती है। हाँ, बिल्कुल बैटमैन की तरह। और ठीक वैसे ही जैसे बैटमैन ने किया। उड़ान पैराशूट खोलने पर समाप्त होती है, लेकिन बैटमैन की भी लैंडिंग आसान नहीं थी। आज के एपिसोड में हम 7 विंगसूट जंप्स बता रहे हैं जिनका अंजाम बेहद बुरा रहा। ऐसे पैराशूट से जो खुला ही नहीं, लेकर ऐसे पैराशूट तक जो बहुत देर से खुला, से लेकर एक रिज से टकराने तक। विंगसूट फ्लाइंग से होने वाली डरावनी मौतों के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक ऐसे स्काई डाइविंग खेल का संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं जो थोड़ा कम खतरनाक है। बेस जंपिंग। बेस जंपिंग में प्रतिभागी पैराशूट के साथ स्थिर वस्तुओं से कूदते हैं। बेस उन स्थिर वस्तुओं का संक्षिप्त रूप है जिनसे कोई कूद सकता है। बिल्डिंग, एंटेना, स्पैन और पृथ्वी। 2003 से कई बेस जंपर्स ने अपने रोमांच को अगले स्तर पर ले जाने के लिए
विंग सूट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इसी ने विंग सूट बेस की शुरुआत की। बेस जंपर्स की सबसे प्रसिद्ध दुखद कहानियों में से एक एम्बर बेलोज की है। क्लेटन होइट बटलर और एम्बर बेलोज यूटा के सॉल्ट लेक सिटी के कपल थे और वे बेस जंपिंग में अनुभवी थे। क्लेटन और एम्बर को रोमांच पसंद था। वे बेस जंपिंग को करियर बनाना चाहते थे। उन्होंने करियर आगे बढ़ाने के लिए फिल्म मेकर जोश लॉयड को हायर किया ताकि वो उनके साथ किए गए जंप्स का वीडियो कंटेंट तैयार कर सके। और जोश के अनुसार एम्बर की एक प्रोफेशनल बेस जंपर बनने की उसकी बड़ी महत्वाकांक्षा थी। उसने उसे दुनिया की शीर्ष बेस जंपर्स में से एक बताया और वो निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ रही थी क्योंकि बेस जंपर समुदाय में वो सराही और पहचानी जाती थी। एम्बर और क्लेटन ने बटर मिल्क टावर से एड्रेनलिन से भरी फ्री फॉल लगाई जो नोवेयर यूटा के पश्चिम में है। उन्होंने बड़े जबरदस्त साहसिक कारनामे किए जैसे कि हेलगेट, नॉच पीक, माउंट सुपीरियर। उनका 2013 का क्रिसमस सिर्फ पारंपरिक मैश्ड आलू और टर्की के बारे में नहीं था। उन्होंने इसे रॉक कैनियन से कूदकर मनाया। रॉक कैनियन यूटा की संरचनाओं में एक सितारा है जो अपनी सीधी दीवारों के लिए जाना जाता है जो कैनियन की सतह से बहुत ऊंची उठती हैं। अक्सर ये पथरीली और ऊबड़ खाबड़ होती है। यहाँ कई पौधों की प्रजातियां मिलती हैं। पेड़, झाड़ियां व जंगली फूल शामिल हैं। यहाँ हिरन, खरगोश और पक्षी भी मिलते हैं। जिस खेल ने उनमें जुनून जगाया उसी ने उनके रिश्ते में भी चिंगारी लाई। उन्होंने 24 जनवरी 2014 को अपनी शादी का लाइसेंस मिलने का जश्न मनाया और 2 हफ्ते बाद शनिवार 8 फरवरी को एम्बर बेलोज और उनके पति ने अपने खेल का स्तर और ऊंचा करने का निर्णय लिया। उन्होंने माउंट किनिसावा से कूदने का फैसला किया। ये जाइन नेशनल पार्क के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित 7,276 फुट ऊंचा कठिन रास्ता है। प्रसिद्ध जाइन नेशनल पार्क 3 मुख्य पारिस्थितिकी तंत्रों के संगम पर है। मोजावे रेगिस्तान, कोलोराडो पठार और ग्रेट बेसिन। इसका मतलब था पार्क की सबसे ऊंची चट्टान से शानदार नजारा। जाइन नेशनल पार्क क्रीम रंग की विशाल बलुआ पत्थर चट्टानों से भरा है। गुलाबी लाल चट्टानें जो नीले आसमान में ऊंची उठती हैं। अगर आप हाथ फैलाकर प्रकृति की बाहों में समाते हुए खूबसूरत नजारा देखना चाहते हैं तो फिर हनीमून की क्या जरूरत है। ध्यान दें, जाइन नेशनल पार्क में बेस जंपिंग अवैध है। फिर भी एम्बर और उसके नवविवाहित पति नहीं रुके। उन्हें पता था कि बेस जंपिंग जोखिम भरा खेल है। एम्बर पहले कूदी, उसका पति पीछे इंतजार करता रहा। वो शानदार लग रही थी जब वो प्रकृति और रेतीली घाटी के ऊपर हवा में तैर रही थी। अचानक क्लेटन ने देखा उसकी पत्नी का पैराशूट ठीक से नहीं खुला। वह उसकी अनियमित छलांग से तनाव और डर महसूस कर सकता था। हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि उसने कितना डर महसूस किया होगा। एक पल की आजादी से लेकर अपनी भयावह नियति का सामना करने तक। अंत की ओर उड़ती हुई क्लेटन पीछे कूदा पर समय रहते उसके पास नहीं पहुंच पाया। जब वो जमीन पर उतरा उसे पता चला कि वह बहुत देर कर चुका था, या शायद झटका बहुत तेज और बहुत जोरदार था। क्लेटन सुनसान जगह के बीचों बीच हत्ता बक्का खड़ा था। मदद के लिए उसे शरीर के पास से 2.5 घंटे और चलना पड़ा। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। वह अधिकारियों के पास शाम 6:30 बजे पहुंचा। उसने बताया कि उसकी पत्नी मर चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक मिशन रिकवरी का था, बचाव का नहीं। और एम्बर के शव का स्थान अज्ञात था और वो इलाका काफी दूर दराज था जहां का भूभाग भी कठिन था। जोखिम कम करने को उन्होंने सुबह तक इंतजार किया। अगली सुबह रविवार सुबह 10 बजे शव बरामद करने वाली टीमों ने हेलीकॉप्टर उड़ाकर एम्बर का शव ढूंढ लिया। उन्होंने रस्सियों और पुलियों की मदद से उसे उस कठिन भूभाग से उठाकर पास की एम्बुलेंस तक पहुंचाया। एम्बर पार्क में बेस जंपिंग से मरने वाली पहली व्यक्ति थी और इसने अधिकारियों को खेल के खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए मजबूर कर दिया। एम्बर की मौत के वक्त उसकी उम्र 28 साल थी। पार्क अधीक्षक जिम माइलस्टोन ने एक बयान में कहा, ये वाकई बहुत दुखद है। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार व दोस्तों के साथ हैं। बेस जंपिंग बहुत खतरनाक है, यहाँ तक कि एम्बर बेलोज जैसे अनुभवी लोगों के लिए भी। यही कारणों में से एक है कि पार्क में इसकी अनुमति नहीं है। उसके वीडियोग्राफर जोश लॉयड बोले, मैं हर तरह के एथलीटों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैंने इससे पहले इतनी भयानक स्थिति नहीं देखी। एम्बर सबसे सच्चे लोगों में से हैं, जिन्हें मैंने जाना है। वह बहुत खुश मिजाज है और उनकी हंसी संक्रामक है। ऐसे लोग आपको हर रोज नहीं मिलते। एम्बर की दुखद आपदा को याद करते हुए पहला विंग सूट
1930 में बना था। तब से कई दर्जन अलग अलग मॉडल आए हैं, पुनर्निर्मित और विकसित किए गए। और ठीक वैसे ही जैसे किसी भी खेल में होता है, यहाँ भी चैंपियनशिप और लीग्स आयोजित की जाती हैं ताकि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा सके, जिनमें से एक है वर्ल्ड विंगसूट लीग WWL, जहां दुनिया भर के विंगसूट फ्लायर्स मेडल्स और ट्रॉफीज के लिए मुकाबला करते हैं और आर्थिक इनाम भी मिलता है। उन फ्लायर्स में विक्टर कोवार्ट्स भी थे। ये 9 अक्टूबर 2013 की बात है, चीन में। विक्टर 40 साल के थे जब उन्होंने WWL में भाग लेकर हंगरी का प्रतिनिधित्व करने की इच्छा जताई। वो 3 बार हंगरी के राष्ट्रीय चैंपियन बने और 700 से ज्यादा छलांग लगा चुके थे। और जैसे किसी भी खेल या यहाँ तक कि कला प्रदर्शन में होता है, आप हमेशा प्रशिक्षण लेते हैं और रिहर्सल करते हैं, और यही विक्टर ने किया। उसने स्थानीय समय दोपहर 2:51 पर छलांग लगाई। कल्पना कीजिए कि आप विक्टर हैं। आप पंखों के साथ चीन में एक ऊंची पर्वतीय चट्टान के किनारे खड़े हैं और आप आसमान में उन रंगों को देख रहे हैं जिन्हें शक्तिशाली सूरज ने रंगा है। आपका दिल तेज धड़क रहा है। नीचे घाटी एक हरे कालीन सी बिछी है जिसमें छोटे छोटे गांव बिखरे हुए हैं और घुमावदार नदियां बह रही हैं। आपके शरीर में एड्रेनलिन दौड़ रहा है। आप गहरी सांस लेते हैं, अपने पंख फैलाते हैं और कूद जाते हैं। यह एहसास रोमांचक है। आप एक सहज मुक्त गिरावट में बहते हैं जब आप खुद को हवा के हवाले कर देते हैं, जो आपको जिधर चाहे पूरी ताकत से जमीन की ओर ले जाती है। आप हवा के साथ सुंदर नृत्य में घूमते और लहराते हैं, खुद को आजाद और अजय महसूस करते हुए। आप लैंडिंग पॉइंट के पास है और पैराशूट खोलने के लिए हैंडल खींचते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। डर के मारे आपका गला सूख जाता है और आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। आप अपनी पूरी ताकत से बार बार पैराशूट खींचते हैं। घबराहट पूरे शरीर पर छा जाती है और जमीन करीब आते ही आप जड़ हो जाते हैं। यही विक्टर के साथ हुआ था। मैदान में मौजूद लोगों ने उसे अपना पैराशूट खोलने की कोशिश करते हुए देखा, लेकिन वो कभी खुला ही नहीं। गवाह बस बेबस खड़े रह गए और कोवार्ट्स का पैराशूट ना खुलने के बाद उसे नजर से ओझल होते देखते रह गए। करीब 200 दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी खोज अभियान में शामिल थे, जिससे कठिन इलाके ने बाधित किया। शिन्हुआ न्यूज के अनुसार अगले दिन राहत कर्मियों ने विक्टर कोवार्ट्स को झांग जियाजिए के तियानशान माउंटेन नेशनल फॉरेस्ट पार्क में 328 फुट ऊंची चट्टान के नीचे टूटी खोपड़ी के साथ पाया। रेड बुल वर्ल्ड विंगसूट लीग ने बयान जारी किया, हम विक्टर कोवार्ट्स के निधन से गहरे दुखी हैं। इन कठिन समय में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके माता पिता और दोस्तों के साथ हैं। उन्हें हमेशा उनके जीवन के प्रति गहरे जुनून और साहसिकता की भावना के लिए याद किया जाएगा। विंगसूट समुदाय में उनकी कमी हमेशा महसूस होगी। दुर्भाग्य से वे यहाँ वही कर रहे हैं क्योंकि यही उनका पसंदीदा काम और जुनून है, और विक्टर भी यही चाहते थे। संगठन ने बताया कि यह खेल बहुत जोखिम भरा है, कहते हुए पिछले 3 साल से हमने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर कड़ी मेहनत की है, निर्माताओं और अन्य विशेषज्ञों के साथ। फिर भी जब किसी भी खेल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करते हैं तो जोखिम बने रहते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि ये सिर्फ सबसे ऊंचे स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की बात नहीं है। कभी कभी टीवी पर मनोरंजन के लिए कुछ करना भी खतरनाक हो सकता है। क्या आपको 2012 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की याद है, जब जेम्स बॉन्ड ने क्वीन के साथ हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई थी? असल में क्वीन और डैनियल क्रेग ने छलांग नहीं लगाई थी, उनके स्टंट डबल्स ने वो छलांग लगाई थी। मैं खासकर डैनियल क्रेग के स्टंट डबल पर बात करना चाहता हूँ, मार्क सैटन। मार्क सैटन का जन्म 13 अप्रैल 1971 को यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। वह जर्सी द्वीप के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर के बेटे थे। उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में पढ़ाई की, जहां उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीता, और दिसंबर 1991 में उन्हें छठी क्वीन एलिजाबेथ्स ओन गोरखा राइफल्स में अधिकारी नियुक्त किया गया। उन्होंने 1995 तक सेना अधिकारी के रूप में साहस पूर्वक सेवा की। मेरा मानना है कि शायद इसी वजह से उन्होंने स्टंट करने से लगाव होने लगा। आपका क्या विचार है? 2012 समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह के एक हिस्से में मार्क सैटन ने जेम्स बॉन्ड के स्टंट डबल के रूप में हेलीकॉप्टर पर काम किया, अपने दोस्त गैरी कॉनेरी के साथ, जो उस हिस्से के लिए रानी के डबल थे। उन्होंने ओलंपिक स्टेडियम के ऊपर हेलीकॉप्टर से स्काई डाइव किया। वह हिस्सा था और अब भी सबसे शानदार ओलंपिक समारोहों में से एक है। उनका नाम स्टंटमैन समुदाय में बहुत प्रसिद्ध होने लगा। अगस्त 2013 में एपिक टीवी ने मार्क सैटन और 20 शीर्ष विंगसूट फ्लायर्स को फ्रांस के शैमोनिक्स में 3 दिन के इवेंट के लिए बुलाया, जिसे हेलीबेस 74 के नाम से जाना जाता है। अगर आप भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स पसंद करते हैं
तो शायद इस एपिक टीवी को जानते होंगे, क्योंकि ये इन्हीं स्पोर्ट्स में स्पेशलाइज्ड है। अपनी उड़ानों के वीडियो के बदले वेबसाइट ने रहने की व्यवस्था और हेलीकॉप्टर तक पहुंच दी। ये दिखाता है कि कई विंगसूट फ्लायर्स सिर्फ उत्साही होते हैं और बदले में कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं रखते, अगर आप याद रखें कि वे सच में जान जोखिम में डालते हैं। 14 अगस्त 2013 को मार्क ने टोनी उरागालो के साथ लेघन टू टैन के पास एक छोटी वार्म अप उड़ान में छलांग लगाई। ये उड़ान लगभग 60 सेकंड चलने वाली थी। मार्क ने हेलीकॉप्टर से 10,800 फीट ऊंचाई से छलांग लगाई। वे 155 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे थे। उनकी फ्री फॉल बेदाग थी और वो आसमान में खूबसूरती से ऐसे घूमे जैसे कोई पक्षी अपने घर का रास्ता जानता हो। वो सब सिर्फ 20 सेकंड चला। मार्क रास्ते से भटककर पहाड़ी धार से टकरा गए। क्या आप जानते हैं इन सभी हादसों की सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात क्या है? मैं इनमें किसी हादसे का कारण नहीं ढूंढ पाया। जब कोई वजह होती है तो आपके पास कुछ ऐसा होता है जिससे आप बच सकते हैं, सावधान रह सकते हैं और उसके लिए तैयार हो सकते हैं। दुर्भाग्यवश ये महज हादसे हैं। मार्क के जमीन पर गिरने के तुरंत बाद एक बचाव हेलीकॉप्टर वहां पहुंच गया। झटका जोरदार था और वहीं उन्हें मृत घोषित किया गया। झटके का प्रभाव इतना गंभीर था कि उनके शरीर की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की आवश्यकता पड़ी। प्रवक्ता ने कहा कि उस झटके से बचने की कोई संभावना नहीं थी। मार्क के पास उड़ान में लैंडिंग के लिए पैराशूट था, यह इस्तेमाल नहीं किया गया था। एपिक टीवी के प्रवक्ता ने मार्क की मौत को एक दुर्घटना माना, ये बताते हुए कि पहले 2 सफल उड़ानें अन्य विंगसूट फ्लायर्स के साथ हुई थीं। ऐसी ही घटना 2013 की वर्ल्ड विंगसूट लीग में भी हुई थी। हालांकि हमने विक्टर को खो दिया। उस दिन 3 अन्य फ्लायर्स ने ट्रायल जंप्स सफलतापूर्वक पूरी की थीं। बस भयानक आपदाएं थीं। मार्क की मौत विंगसूट फ्लाइंग समुदाय के लिए बड़ी क्षति मानी गई, क्योंकि उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विंगसूट फ्लायर्स में से एक माना जाता था। सहयोगियों ने कहा उनकी मौत पेशे के लिए बड़ी क्षति थी और उन्होंने उनकी और उनकी खुशहाल जिंदगी की याद में उड़ान भरी। मार्क का कर्तव्यों के प्रति जुनून शायद सेना में रहते विकसित हुआ था, लेकिन मारियो रिचर्ड के साथ संकेत पहले ही दिखने लगे थे। मारियो रिचर्ड का जन्म 1966 में कनाडा में हुआ था। कूदने में उनकी रुचि बचपन में पैराशूट और प्लास्टिक सैनिकों के प्रति आकर्षण से शुरू हुई। जब वो 22 साल के थे, उन्होंने क्यूबेक सिटी के पास पहली बार स्काई डाइव किया था। ये कहना सही है कि वो इसके प्रति जुनूनी हो गए। एक स्काई डाइवर से फुल टाइम इंस्ट्रक्टर बनने तक उन्होंने कहा, मैं कुछ भी कर रहा था ताकि मैं कूदता रहूं। 1991 में रिचर्ड ने वेस्ट वर्जीनिया के न्यू रिवर गॉर्ज ब्रिज से अपनी पहली बेस जंप की, जो 875 फीट ऊंचा है। वह इसमें नैसर्गिक रूप से माहिर था। कुछ ही समय बाद उसने बेस जंप के उपकरण इकट्ठा करना शुरू किया। उसने सीखा कि कैसे सिलाई करनी है और बेस जंपिंग के लिए सिस्टम और उपकरण बनाना है, और उसने अपने शहर के आसपास जितनी भी ऊंची जगहें थीं, उन सब से कूदना शुरू कर दिया। जहां भी यह खेल लोकप्रिय हुआ, वह वहां चला गया। वो तो फ्लोरिडा भी चला गया, जहां उसने वर्टिगो बेस आउटफिटर्स में काम शुरू किया। बाद में 2000 में रिचर्ड कंपनी के साथ मोआब, यूटा चले गए। मोआब इस खेल के लिए एकदम सही जगह थी। तब तक सिर्फ कुछ जंप स्पॉट्स मिले थे। उसने अपनी वेबसाइट पर लिखा, पूरा इलाका हमारे लिए खोजा जाना बाकी था। वो रोमांच ऐसे जुटाता था जैसे समुद्र तट से रेत के कण चुनता हो। रिचर्ड के रिज्यूमे में 7000 से ज्यादा स्काई डाइव्स और 2000 बेस जंप्स थे। तो जब मैं कहता हूं वो जुनूनी था, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूं। रिचर्ड को एक और रोमांच प्रेमी से प्यार हुआ, स्टेफ डेविस। वो अमेरिकी रॉक क्लाइंबर हैं, बेस जंपर, विंग सूट फ्लायर, दुनिया के शीर्ष क्लाइंबरों में से एक। स्टेफ और रिचर्ड ने 2011 के अंत में शादी की और साथ मिलकर एक बिजनेस चलाया। उन्होंने इसे मोआब बेस एडवेंचर्स नाम दिया। उनका बिजनेस नए और अनुभवी जंपर्स को जंप्स व ट्रेनिंग देता था, बेस जंपिंग और रॉक क्लाइंबिंग। वो अपना सपना जी रहे थे और यूरोप में भी जंपिंग रोमांच करने लगे। अगस्त 2013 की शुरुआत में रिचर्ड और डेविस ट्रेंटिनो इटली पहुंचे। उन्होंने कई बार छलांग लगाई, जिसमें ट्राई एस्टेट टॉवर और मॉन्टे एग्नर से कूदना शामिल था। 18 अगस्त को वे केबल कार से सास पोर्दोई गए ताकि सास पोर्दोई से विंग सूट फ्लाइट कर सकें। डेविस ने सफलतापूर्वक छलांग लगाई। रिचर्ड, जिनके पास हजारों छलांगों का अनुभव था, ने उनके पीछे छलांग लगाई। वह पिकोलो पोर्डोई टावर्स के पास एक चट्टान से टकराया। हालांकि उड़ान के दौरान कुछ गलत हुआ। उन हजारों उड़ानों का अनुभव भी उसे नहीं बचा सका। रिचर्ड की मौत से डेविस बुरी तरह टूट गए और सब छोड़ने का सोचने लगे।
पहले भी अवसाद झेल चुकी थीं। नेविस बताती हैं कि वो शोक की ऐसी स्थिति में चली गई थीं जहां उन्होंने जीवन छोड़कर अपने पति के पास जाने का विचार किया। उन्हें समझने में महीनों लगे कि क्या वो फिर कभी खुश होंगी। इसके लिए उन्होंने साथ ही खो चुके दोस्तों से बात की। 4.5 महीने बाद नए साल की पूर्व संध्या पर वो रिचर्ड की याद में फिर विंगसूट फ्लाइंग करने लगी। उन्होंने पैराशूट में रिचर्ड की राख की कुछ चुटकियां लेकर छलांग लगाई। इससे उन्हें याद आया कि उन्होंने उड़ान क्यों शुरू की थी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, बेस जंपिंग असुरक्षित है, रोड बाइकिंग सुरक्षित नहीं है, कार चलाना सुरक्षित नहीं है, जीना सुरक्षित नहीं है। अगर किसी गतिविधि के मूल्य या लाभ के बारे में हमारी धारणा इस बात पर आधारित है कि क्या उसे आखिरकार पूरी तरह सुरक्षित बनाया जा सकता है, ये एक हारने वाली लड़ाई है, क्योंकि सबको मरना है। यही विचार सभी चरम खेलों के खिलाड़ी रखते हैं। आज हमारी सूची में अगला नाम भी उन्हीं में शामिल है, आल्वारो बुल्टो। आप उन्हें डिस्कवरी मैक्स नेटवर्क के स्पेनिश शो आसी से हाचे के टीवी प्रस्तुतकर्ता के रूप में जानते होंगे, या 2007 के सेलिब्रिटी डांस शो मीरा केन बेला से, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा थे। 13 साल तक उन्होंने फ्रॉन्टेरा लिमिटे का निर्देशन और प्रस्तुति की। बाउंड्री लिमिट एक शो साहसिक खेलों पर था। अल्वारो बुल्टो चरम खेलों की दुनिया में एक मशाल हैं। उन्होंने फ्री फॉल जैसी साहसिक गतिविधियों से तीव्र भावनाएं महसूस करने के लिए जीवन समर्पित किया। स्काई डाइविंग, रैली, सफेद शार्क के साथ तैराकी और मोटोक्रॉस। आल्वारो बुल्टो अपने साथियों के साथ अंटार्कटिका के ऊपर उड़ान भरने वाले पहले स्पेनियों में से एक थे। सांती कोरेला और टोनी लोपेज 2007 में उन्होंने 0 से 60 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान का सामना करने के लिए विशेष सूट का इस्तेमाल किया। उन्होंने इसे इतना आसान बना दिया कि वे इंसान नहीं लगे, वे अजय सुपर हीरो जैसे दिख रहे थे। देखिए, उसने अपनी पूरी जिंदगी बस यही जाना था। आल्वारो का जन्म 11 जून 1962 को बार्सिलोना, स्पेन में हुआ था। उसके पिता पाको बुल्टो मोंटेसा मोटरसाइकिल फैक्ट्री के संस्थापक थे। तो क्या आप हैरान होंगे अगर मैं कहूं कि उन्होंने 11 साल की उम्र में बार्सिलोना की सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाई थी। वो रोमांच के लिए जीते थे। 2013 में आल्वारो ने विंगसूट बेस जंप के लिए स्विस आल्प्स के लाउटर ब्रुनेन को चुना। ऊंची चट्टान पर उन्होंने पंख फैलाए, एड्रेनलिन के उफान में उन्होंने छलांग लगाई और तेजी से फिसलते गए। क्या नजारा है और क्या आजादी है। लाउटर ब्रुनेन गांव के ऊपर मंडराना कितनी आजादी है। अपनी आंखों को शानदार झरनों और भव्य दृश्यों से भर लेना। एक अनुभवी विंगसूट बेस जंपर के रूप में उसे पैराशूट कब खोलना है पता था और उसने ऐसा ही किया। हालांकि पैराशूट अपनी ही मर्जी से चल रहा था। ये तब तक नहीं खुला जब तक बहुत देर नहीं हो गई। इससे सख्त जमीन पर जोरदार टक्कर हुई। अल्वारो रोमांच के लिए जीते थे और उसी में 51 की उम्र में जान गंवा दी। उन्होंने अपनी मौत से पहले इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने ऐसे अनुभव जिए हैं जिन्होंने उन्हें सकारात्मकता से भर दिया और उनके मन का भी ख्याल रखा। 2013 वही साल था जब जोनाथन फ्लोरेस को चीन के झांगजियाजी में तियानमेन माउंटेन पर वर्ल्ड विंगसूट लीग का चैंपियन घोषित किया गया था। उन्होंने जश्न मनाते हुए कहा, मेरे खेल में ओलंपिक मेडल नहीं है, मुझे लगता है कि मैंने अपने और कोलंबिया के लिए गोल्ड जीत लिया। लैटिन अमेरिका में जोनाथन को एल ओम्ब्रे पाजारो कहा जाता था। बर्डमैन। एक साल पहले अप्रैल 2012 में उसने एक छलांग में 3 विश्व रिकॉर्ड तोड़े। उसकी उड़ान विमान से सबसे ऊंचाई 37,265 फीट और -49 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर थी। सबसे लंबी दूरी की विंगसूट उड़ान 85,301.8 फीट और सबसे लंबी विंगसूट उड़ान 9 मिनट 6 सेकंड में। ये सब एक साथ। किसी भी चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपको आम व्यक्ति से अधिक अभ्यास करना पड़ता है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं जोनाथन ने कितनी बार स्काई डाइव और बेस जंप किए? वीडियो को रोकें और अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखें। उसने 4000 से ज्यादा स्काई डाइव और बेस जंप किए हैं। वो लगातार कूदते और ट्रेनिंग करते रहे क्योंकि उन्हें कूदने से मिलने वाली आजादी की भावना बहुत पसंद थी और दुनिया को आसमान की ऊंचाइयों से जमीन तक महसूस करना अच्छा लगता था। जुलाई 2015 में जोनाथन ने चीन में होने वाली आगामी चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग करने का फैसला किया। जोनाथन और 2 अन्य एथलीटों ने एंगलबर्ग पर्वत में ट्रेनिंग करने का फैसला किया। स्विट्जरलैंड के टिटलिस से छलांग लगाते हुए एंगलबर्ग की ओर उतरते हुए ग्लेशियरों का अनोखा दृश्य दिखता है। ऊंचे ऊंचे शिखर और हरे भरे घाटियां। 3 जुलाई
2015 को जॉनथन ने प्रोटोटाइप रेसिंग सूट पहना और उनके दोस्तों ने भी ऐसा ही किया। वे एंगलबर्ग पर्वत पर खड़े हुए और खुद को 3 लोगों की इस उड़ान के लिए तैयार कर रहे थे, जिसकी योजना 8 से 10 सेकंड तक चलने की थी। 2 दोस्त पहले कूदे, फिर जॉनथन ने पीछा किया। वे सुरक्षित उतरे, जश्न मनाया और जॉनथन का इंतजार किया, लेकिन वो कभी नहीं उतरा। जॉनथन अपनी मुस्कान और आशावादिता के लिए प्रसिद्ध था। खतरा उसके स्वभाव से कभी नहीं जुड़ा था। इस छलांग से ठीक पहले जॉनथन ने एक इंटरव्यू में कहा, कूदने से पहले मैं घबराया रहता हूँ, कूदते ही मेरे चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। उनकी उम्मीदें ऊंची थीं। उन्होंने कुछ सेकंड इंतजार किया, पर ऐसे खेल में एक अतिरिक्त सेकंड का मतलब है पूरी तरह खतरे में पड़ जाना। उन्होंने कूद की मंजिल की योजना बनाई थी, शुरुआती बिंदु से लेकर छलांग लगाने के बिंदु तक। रास्ता साफ था, वो सिर्फ एग्जिट पॉइंट के नीचे ही मिल सकता था। उन्हें वो मिला, पर तब तक देर हो चुकी थी। उसका शरीर एग्जिट पॉइंट के नीचे मिला और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि शायद उसे टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा या सूट ने उसके उड़ान भरने में बाधा डाली। जॉनथन के मामले में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि कोई गवाह नहीं था। जब आप वो छलांग लगाते हैं, आप केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, आपका जीवित रहना। एक गलती, आधा सेकंड की लापरवाही आपकी जान ले सकती है। अगर हमने उसकी खेल से कुछ सीखा है, तो वो ये है कि जोखिम हमेशा एक कारक होता है, चाहे आपका पूरा ध्यान क्यों ना हो। एथलीट्स वही करते हैं जो करना होता है, बाकी सब किस्मत है। उदाहरण के लिए एक खेल है जिसे फ्री बेसिंग कहते हैं। फ्री बेसिंग फ्री सोलो क्लाइंबिंग का मिश्रण है, जिसका मतलब है बिना रस्सी के चढ़ाई करना। इसमें पर्वतारोही की पीठ पर बेस पैराशूट बंधा रहता है, तो अगर गिरने की स्थिति आ जाए, एक पर्वतारोही बेस जंप कर बच सकता है। अब तक जिन नामों का जिक्र किया है, आप जानते हैं कि बचना हमेशा तय नहीं होता। असल में ये काफी दुर्लभ है। इस खेल के निर्माता आज की सूची में सबसे अंत में हैं। मैं डीन पॉटर की बात कर रहा हूं, जो मशहूर फ्री सोलो और स्पीड क्लाइंबर थे और बेस जंपर थे। मान लीजिए आप किसी खेल के निर्माता हैं। ऐसे व्यक्ति में कौन कौन सी क्षमताएं होनी चाहिए? ऐसे चरम खेल का विचार किस मानसिकता वाले व्यक्ति को आ सकता है? डीन का जन्म 1972 में हुआ था। उन्होंने 10वीं कक्षा में दक्षिणी न्यू हैम्पशायर में खुद चढ़ाई करना सीखा, अपने से पहले कई दिग्गजों की तरह। बाद में उन्होंने कॉलेज छोड़ा और चढ़ाई के अपने जुनून को आगे बढ़ाया। 6 अगस्त 2008 को उन्होंने आइगर की नॉर्थ फेस पर डी ब्लू सी का पहला फ्री बेस असेंट पूरा किया। ये स्विस आल्प्स का चुनौतीपूर्ण क्लाइंबिंग रूट है। ये अपनी खड़ी तकनीकी चढ़ाई वाले भूभाग और शानदार नजारों के लिए प्रसिद्ध है। डी ब्लू सी नाम आइगर की नॉर्थ फेस के गहरे नीले रंग को दर्शाता है। इसे ढकने वाले ग्लेशियर ने इसे सी ऑफ आइस नाम दिया। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे पहाड़ पर चढ़ रहे हैं और जैसे जैसे आप शिखर के करीब पहुंचते हैं, अपने उत्साह को काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं और अपने चारों ओर की प्रकृति के सम्मोहक प्रभाव के कारण आने वाले ट्रांस का विरोध कर रहे हैं। सोचिए, आप खुद को हवा के हवाले कर देते हैं। नाक में बर्फ की महक है और कानों में दूर के ग्लेशियर की गर्जना है। डीन ने सिर्फ यही असाधारण काम नहीं किया था, उन्हें स्लैक लाइनिंग से चार्ल्स विक्टर टकर तृतीय ने परिचित कराया, जो लॉस्ट एरोस्पायर पार हाईलाइन करने वाले पहले 3 लोगों में शामिल थे। डीन ने बिना सेफ्टी लैंडयार्ड कई हाईलाइन क्रॉसिंग की, बैकअप लाइन या यहाँ तक कि बेस जंपिंग पैराशूट भी नहीं। कुछ लाइनें योसेमाइट नेशनल पार्क में जमीन से 3000 फीट ऊपर लटकाई गई थीं। डीन का दिमाग किसी सीमा में नहीं बंधा था। उसका मानना था कि इंसान कुछ भी कर सकता है, वास्तव में कोई भी, यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी। साल 2014 में उसने कुत्ते के साथ बेस जंपिंग की फिल्म रिलीज की। उस फिल्म का नाम था व्हेन डॉग्स फ्लाई। उनके सबसे खतरनाक प्रयासों में से एक था टाफ्ट पॉइंट से योसेमाइट वैली के ऊपर विंग सूट उड़ान। इस प्रयास में पथरीली रिज की छोटी दरार पार करनी थी। इसका मतलब था 2 पथरीली संरचनाओं के बीच संकरी जगह से उड़ना। जैसे ही वो चट्टान से कूदा, नीचे की दुनिया फैलती हुई और तेजी से उसकी ओर बढ़ती हुई लगी। फ्री फॉल का एहसास बहुत तीव्र था। हवा उसके कानों के पास से तेज बह रही थी और जमीन ऊपर उठती दिख रही थी। वो चट्टानों के बीच आजाद पक्षी की तरह घूमता रहा और सफलतापूर्वक उतरा। जैसे ही वो जमीन के करीब पहुंचा, गिरावट की गति कम करने को जंपर को पैराशूट खोलना जरूरी था। जंप के आखिरी पल एड्रेनलिन और राहत का मिश्रण थे जब वो निर्धारित क्षेत्र में सुरक्षित रूप से उतरा। मेरा सवाल ये है, अगर आप उसकी जगह होते और ये रोमांचक कोशिश सुरक्षित पूरी हो जाती, क्या आप इसे फिर से करते? 16 मई 2015 को डीन और उसके दोस्त
ग्राहम हंट, जिन्होंने पहले भी जंप किया था, ने फैसला किया कि वे इसे एक बार फिर आजमाएंगे। ये न सिर्फ खतरनाक था बल्कि गैर कानूनी भी था। मतलब कूद से जुड़ी हर चीज छुपकर हो रही थी। तैयारी करने से लेकर कूदने के लिए उन्होंने दिन का जो समय चुना वो भी गुप्त रखा गया। डीन की गर्लफ्रेंड जेन रैप और उनका कुत्ता भी उनके साथ गए और जेन स्पॉटर के रूप में लॉन्च साइट पर पीछे रुक गई। पॉटर ने सिर के पीछे आईफोन बांधकर रिकॉर्ड बटन दबाया ताकि कूदने से पहले ग्राहम को पीछे और ऊपर से रिकॉर्ड कर सके। पॉटर के आईफोन वीडियो रिकॉर्डिंग में उन्हें ये कहते हुए कैद किया गया, तैयार हो, और उसने योजना के मुताबिक कूद लगाई। पॉटर ने सोचा था पॉटर की योजना नॉच के बीच से उड़ने की थी और अगर ऊंचाई कम पड़ती तो वो रिजलाइन के चारों ओर निकल जाता। उसके पास योजना ए और बी थी। रैप ने पॉटर की छलांग की तस्वीरें ली और उसके ठीक पीछे हंट था। उसने देखा वे नजरों से ओझल हो गए। उड़ान शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद रैप ने एक ठप की आवाज सुनी और एक सेकंड बाद उसने कराहने की आवाज सुनी। उसने उनकी ओर चिल्लाया। उम्मीद थी कि ये आवाज पैराशूट खुलने की है, ना कि शरीरों के टकराने से। उसने अपना फोन चेक किया कि क्या उसे पॉटर से हमेशा की तरह वो मैसेज मिला है जिसमें लिखा होता है सुरक्षित, ताकि उसे ये भरोसा दिला सके कि उसने एक बार फिर मुश्किल हालातों को मात दे दी है। लेकिन इस बार वो संदेश आया ही नहीं और ये बेहद डरावना था। वो इधर उधर उले ढूंढती रही लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। वो डीन के घर वापस लौट आई। जो पास था वहां उसे ग्राहम की गर्लफ्रेंड मिली जिसने खतरे को महसूस कर लिया। दोनों गर्लफ्रेंड्स माइक गॉटिये के घर गईं। योसेमाइट के चीफ ऑफ स्टाफ और पॉटर के दोस्त। रैप की तस्वीरों में दिखा कि ग्राहम पहले बाईं फिर दाईं ओर उड़ रहे थे, फिर बाईं ओर और अंत में दाईं ओर तेज मोड़। माइक ने दोनों आदमियों की रात भर तलाश के लिए टीम भेजी लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर दल ने दिल दहला देने वाला दृश्य देखा। उनके शव। पॉटर का आईफोन ठीक होने के बाद वीडियो में दिखा वो जमीन से 1-2 फीट ऊपर था। फिर वीडियो बंद हो गया। जांचकर्ताओं ने कहा कि ग्राहम हंट शायद कूदने से ठीक पहले जिन फोन कॉल और संदेशों की उसने कोशिश की थी उनसे ध्यान भटका था और ये कि पॉटर ने शायद अपने साथी को जमीन से टकराते देखा और एक पल को ठिठक गया, या उसने बस अपनी ऊंचाई का गलत अंदाजा लगा लिया। पॉटर और ग्राहम की मौतों के बाद 2015 में अमेरिकी राष्ट्रीय उद्यानों में बेस जंपिंग से कुल 5 मौतें हुई। ग्राहम हंट ने एक फायर फाइटर और बढ़ई के रूप में काम किया था और भी कई अल्पकालिक नौकरियों के अलावा वे विनम्र थे, बड़ी आत्मीय झप्पियों के लिए जाने जाते थे, बच्चों को किताबें पढ़कर सुनाने के लिए और स्थानीय बच्चों को बोल्डरिंग पर ले जाने के लिए। उनके एक दोस्त ने कहा वे हर किसी के साथ पूरे मन से पेश आते थे। आज की सूची के सभी लोग छलांग के रोमांच के लिए जीते थे। उन्हें जोखिम पता थे और वे हर दिन आखिरी दिन की तरह जीते थे। जब हम पॉटर को याद करते हैं, ग्राहम और उन सभी लोगों की जिन्होंने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी, हर पल को संजोएं और किसी चीज को हल्के में ना लें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। साहसी बने रहें और बहादुरी से जिएं।